नमस्कार, मैं रमाशंकर राय, यूपीएससी हिंदी के प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि विदित है कि हम लोग आधुनिक भारत पे अभी चर्चा कर रहे हैं, कि वैल्यू एडेड मटेरियल्स को देख रहे हैं। इससे पहले आपको 2 वीडियो मिल चुके होंगे, जिसमें एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों पे है और दूसरा जो महत्वपूर्ण विद्रोह और बगावतें हुई थीं, उससे संबंधित है। आज के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि आधुनिक भारत के दौरान जो भी 1707 के बाद से जो शुरू माना जाता है और स्वतंत्रता तक जो महत्वपूर्ण युद्ध और संधियाँ हुई, इनका क्रम क्या था, किसके किस बीच लड़ी गई, महत्वपूर्ण उसमें जो लड़ाइयाँ थी, बैटल्स थी, वो कौन कौन सी थी, उसके जो खिलाड़ी थे, मतलब जो भी लड़ने वाले थे, वो कौन कौन थे। तो एक तरफ इन सारे युद्धों में जो एक तरफ है वो रहता है अंग्रेज, जो अंग्रेज शक्ति है वो एक तरफ रहती है। दूसरी तरफ कभी फ्रांसीसी आ रहे हैं, कभी बंगाल के नवाब आ रहे हैं, कभी मैसूर मैसूर से लड़ाई चल रही है, कभी सिखों से हो रही है, अफगानों से हो रही है, सिंध पे कब्जा हो रहा है, बर्मा का अधिग्रहण हो रहा है। तो इन सब टॉपिकों में हम इसकी चर्चा करेंगे कि उसमें महत्वपूर्ण युद्ध कौन से थे, इसकी क्रोनोलॉजी कौन सी है। इसको इस नोट्स में इस प्रकार से रखा गया है कि आप देखेंगे कि समय के साथ जो अंग्रेज थे इतने चालू जीव थे कि सामान्य तौर पे कभी भी वो दो फ्रंट पे युद्ध नहीं किए हैं। एक जगह करते थे, वहाँ जीतते थे, हारते थे, फिर दूसरी जगह जाते थे। कभी भी दो मोर्चों पे, सामान्य तौर पे कभी भी दो मोर्चे एक साथ नहीं खोले हैं। इस वजह से भी वो लगभग सफल रहे हैं अपने प्रयासों में। बाकी कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये भी एक कारण है कि दो फ्रंट पे लड़ाई नहीं की है वो सब। तो इसको इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि हम लोग के पास मटेरियल है ठीक ठाक जिसको डिस्कस करना है। तो सीधे हम लोग टॉपिक के चलते हैं। जो पहला टॉपिक है और पहला जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध देखने को मिला, जैसे जो 5 यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, उनमें अंग्रेज और फ्रांसीसी अंतिम में मतलब मुख्य रूप से अंतिम में बनी रही। बाकी एक दूसरे से मैनेज करके, एक दूसरे को ले दे के कुछ एक आध फैक्ट्री उन सबकी थी और व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन बाकी वो राजनीतिक रूप से यहाँ पे काम नहीं करते थे। लेकिन अंग्रेज और फ्रांसीसी इतने सशक्त थे उस समय में कि एक दूसरे के साथ ये युद्ध के लिए मजबूर हुए, क्योंकि एक तरफ फ्रांसीसी चाहते थे कि वो कब्जा करें, या सहायक संधि, जैसे डुप्ले, जो सहायक संधि की प्रक्रिया है वो सर्वप्रथम डुप्ले ले आया था, जो कि फ्रांसीसी था। इंग्लिश में उसको डुप्लेक्स, मतलब इंग्लिश में लिखते हैं उसको, लेकिन डुप्ले ले आया था। तो दोनों जो शक्तियाँ थीं वो चाहती थी कि इस तरीके से कब्जाया जाए भारतीय राज्यों को कि उनका जो हित है वो सदता रहे, लेकिन दूसरे जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं वो उसमें लाभ न पाएँ। इसी संदर्भ में परस्पर अविश्वास के कारण जो पहला अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच संघर्ष था, वो पहले कर्नाटिक युद्ध के रूप में, वो कर्नाटक लिखते हैं लेकिन बेसिकली ये कर्नाटिक है। वो कर्नाटक का आज का जो क्षेत्र है वो नहीं है, ये तमिलनाडु आंध्रा के बीच वाला क्षेत्र है कर्नाटिक क्षेत्र। तो वो कर्नाटिक है बेसिकली। तो प्रथम कर्नाटिक युद्ध के रूप में ये देखा जाता है, जो पहला युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था 1740 से 48 के दौरान। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था 1740 से 48 के दौरान, उससे प्रभावित था। वहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी अलग अलग खेमों में थे, जो भी एक दूसरे के सामने लड़ रहे थे अलग अलग खेमों में थे। तो वो बोले कि वहाँ तो लड़ ही रहे हैं, तो यहाँ भी लड़ के आजमा लेते हैं, देख लेते हैं। ये डुप्ले का समय था। और जो मुख्य लड़ाइयाँ हुई उसमें एक तरफ डुप्ले था, दूसरी तरफ मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस थे। और मेजर स्ट्रिंगर जो ब्रिटिश थे, मेजर स्ट्रिंगर, उनके साथ कर्नाटक का नवाब जो अनवरुद्दीन था वो भी था। इस जो युद्ध थी, इस युद्ध जो फर्स्ट कर्नाटिक वार है, इसकी जो महत्वपूर्ण बैटल थी वो थी बैटल ऑफ सेंट थॉमस, जिसमें नवाब अनवरुद्दीन की बड़ी सेना को जो फ्रेंच थे उनकी छोटी सी सेना ने हरा दिया। इससे हमारी कमजोरी पता चली कि बड़ी बड़ी सेनाएं भी अनुशासन से युक्त जो यूरोपीय सेना थी, छोटी सेना थी, उससे वो हराई जा सकती हैं।
ये 1746 से 48 तक चला, लगभग 2 साल तक। और एक्स ला चैपल की संधि हुई, जिससे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ। उसी से जो फर्स्ट कर्नाटिक वार था ये भी खत्म हो गया। फर्स्ट कर्नाटिक वार के बाद जल्द ही 48 में समाप्त हुआ, लेकिन 49 में चूंकि अविश्वास बना हुआ था तो 49 में दूसरा युद्ध शुरू हो गया, 1749 से 54 तक जो चला। ये बोलते हैं ये भी उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, लेकिन ये हैदराबाद, माफ करिएगा, ये हैदराबाद और कर्नाटक, इनकी उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। अब हुआ ये कि हैदराबाद में 2 दावेदार थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। तो जो मुजफ्फर जंग था उनको सपोर्ट किया फ्रेंच ने, और नासिर जंग को इंग्लिश ने। और वहीं जो कर्नाटिक जो क्षेत्र था उसके 2 दावेदार थे, चांदा साहब और अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन वही वाले जो पहले वहाँ पे नवाब हुआ करते थे, जिनको फ्रेंच हरा चुके थे बैटल ऑफ सेंट थॉमस में। तो वहाँ पे चांदा साहब को प्रोजेक्ट किए फ्रेंच सब। और हुआ ये कि इसकी जो मुख्य युद्ध थे वो थी बैटल ऑफ अंबूर 1749 में। इसमें अनवरुद्दीन जो था कर्नाटक का, उसको हरा के मार डाला गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब फ्रेंच बीस पड़ रहे हैं, या जो फ्रेंच के जो साइड है वो जो मुजफ्फर जंग और चांदा साहब की साइड है और फ्रेंच की साइड है वो मजबूत दिख रही थी। तभी क्लाइव, उस समय अधिकारी, वो एक क्लर्क लेवल का अधिकारी हुआ करता था, उसने एक मौका देखा कि अर्काट जो है उसको खाली छोड़ के या बिना खास सिक्योरिटी के ये लोग बाहर दूसरी तरफ लड़ रहे हैं। तो जाके उसने बड़े करीबी से अर्काट का घेरा डाला, जो कि 1751 है, मतलब सफल घेरा डाला। उसकी वजह से जो डुप्ले की, मतलब जो डुप्ले का जो पक्ष था वो कमज़ोर हो गया, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब का जो पक्ष था। और हारे हुए युद्ध को ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ मोड़ लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डुप्ले को एक और गलती हुई फ्रेंच सरकार से, कि वो सरकारी कंपनी है फ्रेंच, तो डुप्ले को उसने वापस बुला लिया कि बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर रहा है या मारपीट कर रहा है। दूसरे गवर्नर जनरल को भेज दिया, जो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था उसको चेंज कर दिया। और ये युद्ध जो है वो 1700, ये युद्ध है ये 1754 के पुदुचेरी की संधि के साथ समाप्त हो गया। फिर ये इधर अब देखिए, ये यही बता रहे थे ना आपको कि अंग्रेज 2 फ्रंट्स पे एक साथ नहीं लड़ रहे हैं। 1754 में यहाँ युद्ध खत्म करते हैं, फिर ये जाते हैं बंगाल, मतलब बंगाल में पहले से थे लेकिन एक साथ 2 फ्रंट पे नहीं लड़ रहे हैं। और एक काल कोठरी दुर्घटना या ब्लैक होल ट्रेजिडी के नाम से जानी जाती है, एक 1756 20 जून को माना जाता है कि जो सिराजुद्दौला था बंगाल का नवाब, उसने छापा डाला इनके किलों पे, जो तुम आपके अंग्रेज़ों के किले थे, फैक्ट्रीज़ थी। वो पहले बोल चुका था कि आप लोग किलेबंदी नहीं करेंगे अपनी फैक्ट्रियों की, लेकिन ये मान नहीं रहे थे, अंग्रेज़ कर रहे थे, क्योंकि ये जान ही रहे थे कि धीरे-धीरे एक्वायर करने का इनका हिसाब-किताब था, ताकत ग्रहण करने का और मजबूर करने का, जो देशी ताकतें थी उनको मजबूर करने का। तो ये मान नहीं रहे थे, तो सिराजुद्दौला युवा खून था और उत्साह में भी था, तो जाके कैप्चर किया और लगभग 146 लोगों को पकड़ा और वहाँ से ले आके उनको एक कमरे में बंद कर दिया। कमरा बड़ा कमरा था, मतलब एकदम छोटा भी नहीं था। तो उसमें बताया जाता है कि सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो 123 लोग मर चुके थे। उसमें 146 लोगों में ब्रिटिशर्स ज़्यादा थे। हालाँकि अभी जो इसकी मतलब सच्चाई है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की, ये माना जाता है कि ये जो फैक्ट्स हैं वो एग्ज़ैजरेटेड हैं। बेसिकली जो ब्रिटिशर्स हैं वो खोज रहे थे ऐसा, मतलब एक बहाना खोज रहे थे कि जिसकी वजह से कलकत्ता पे कब्ज़ा किया जा सके या बंगाल को पकड़ा जा सके। तो ये उनको बहाना मिल गया अपने यहाँ चिट्ठी-पत्री भेज के बड़ी सेना बुलाने का। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी इस वजह से थोड़ा डाउटफुल भी है। हो सकती है ऐसी घटना घटी हो, मतलब ऐसा लगता है घटना ऐसी घटी थी, लेकिन जिस पैमाने पे इसको बोला जाता है कि ये मतलब कैजुअल्टीज़ हुई, ये ठीक नहीं है। फिर प्लासी का युद्ध लगभग सब लोग जानते होंगे, 1757 का प्लासी का युद्ध था। एक तरफ क्लाइव था, एक तरफ सिराजुद्दौला थे। तो पहले ही क्लाइव सिराजुद्दौला की तरफ के लोगों को तोड़ लिया था। उनमें बहुत सारे घसीटी एवं फलना-ढिमका दीवान एक थे, सब लोग इसके खिलाफ ही हो गए थे। और जो सबसे बड़ा मतलब धोखा दिया उसमें मीर जाफ़र ने दिया। मीर जाफ़र सेनापति था सिराजुद्दौला का, और इस ऐसे मौके पे धोखा दिया कि जाके सेनाएँ जब आमने-सामने खड़ी हो गईं कि हाँ, अब लड़ाई करनी है, तब मीर जाफ़र ने बोल दिया कि हम तो निकलेंगे नहीं यहाँ से, मतलब अंत समय में। तो कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध बेसिकली जो है वो मीर जाफ़र का धोखा है। उसमें युद्ध जैसा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जब मेन मैदान पे जाके हमारा जो सेना का प्रधान भाग है वो मना कर दे कि भाई हम लड़ेंगे नहीं, तो कौन-सा युद्ध? खैर, ये प्लासी का युद्ध करते हैं बंगाल में। फिर लौटते हैं
थर्ड कर्नाटिक वार के लिए 1758 से 63 में जो होता है, फिर लौटते हैं। लौटते कहाँ हैं कि ये बंगाल में हो रहे हैं और कर्नाटिक वार साउथ में हो रहे हैं, तमिलनाडु और आंध्रा के और कर्नाटक के क्षेत्र में हो रहे हैं। इसमें ये क्या है कि जो थर्ड कर्नाटिक वार था, ये ऑस्ट्रिया और प्रशा इसके बीच चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रेरित था, जो 1756 से 63 तक चले। लेकिन जो हमको मुख्य जो ध्यान दे रहा है कर्नाटिक वार का ये डेट है, क्योंकि ये पूछता, ये नहीं पूछेगा आपसे कि ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच चलने वाला सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला, नहीं, ये उससे ज़्यादा चला, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन जो कर्नाटिक वार था थर्ड, वो 1758 से 63 तक चला। इसके जो मुख्य युद्ध थे उसमें एक जो सबसे प्रमुख माना जाता है वांडी वाश का युद्ध, ये जन सामान्यतः लोगों को पता होगा, 1760 वाला। आयरकुट ने लल्ली, आयरकुट कौन था, ये ब्रिटिश सेनापति था और लल्ली फ्रेंच सेनापति था। तो आयरकुट ने लल्ली को हराया था वांडी वाश के युद्ध में, और अंततः पेरिस की संधि के साथ कर्नाटिक युद्ध समाप्त हुआ। और कर्नाटिक युद्ध समाप्त होने के साथ साथ ये भी क्लियर हो गया कि भारत में किसकी चलेगी, फ्रांसीसियों की कि ब्रिटिशर्स की। फ्रांसीसी लगभग मान चुके थे, पांडिचेरी जैसी जगहों पे उनका कब्जा था, चंद्रनगर पांडिचेरी जैसी फैक्ट्रियाँ उनकी बनी थी। लेकिन अंततः ये मान लिए थे कि भाई साहब यहाँ पे जो 20 पड़ेंगे वो भारत में जो 20 पड़ेंगे वो अंग्रेजी हैं। अब कर्नाटक में फ्रांसीसियों को निपटा के तब ये फिर दोबारा लौटते हैं उत्तर की तरफ, बक्सर के युद्ध में, ठीक है, 1764 में। और 1764 ही निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि जहाँ बंगाल का जो प्लासी का युद्ध था उसमें सिर्फ बंगाल का नवाब सम्मिलित था, सिराजुद्दौला। लेकिन जो बक्सर का युद्ध था उसमें भारत का उस समय का बादशाह, वो भारत का बादशाह नहीं था, मुगल बादशाह था। लेकिन क्रेडिट, जो महान मुगलों ने जो क्रेडिट एक डाल दिया था कि सबको एफिलिएशन लेना पड़ता, जैसे खलीफा हुआ करते थे, सुल्तान उससे एफिलिएशन लेते थे। तुर्की का खलीफा है और सुल्तान आके एफिलिएशन ले रहे हैं, इंडिया के हो चाहे और कहीं के हो। उसी प्रकार से जो मुगल बादशाह था, तो जो लोकल राजा हुआ करते थे वो उसे एफिलिएशन लिया करते थे कि मतलब वो उनको सर्टिफाई करे। इस वजह से शाह आलम को शामिल किया गया, न कि बहुत ज़्यादा सैन्य कारणों से। दूसरा, सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, और मीर कासिम। अब इसमें क्या हुआ कि जब प्लासी युद्ध हो गया तो मीर जाफ़र को बैठाया गया नवाब की गद्दी पे। लेकिन मीर जाफ़र को लगा यार तो वास्तविक शक्ति ही नहीं है, सारा काम तो ब्रिटिशर्स अपने कर रहे हैं। तो उसने कुछ विरोध करना शुरू कर दिया, अपनी मनमानी चलानी शुरू कर दी, बस अंग्रेज बिदक गए। तो मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को उन्होंने नवाब बना दिया। उसके बाद फिर मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को उसने फिर से बना दिया नवाब। अब मीर जाफ़र भटक रहा है। फिर मीर कासिम और समझदार था, उसने दस्तक जैसी जो चीज़ें थी कि बेसिकली ये जो आयात निर्यात के लिए जो निर्यात के लिए पर्ची होती थी उसको दस्तक बोला जाता है। तो लोकल जो भी ट्रेडर्स होते थे उनको दस्तक देना पड़ता था, एक तरह से टैक्स समझिए कि टैक्स देना पड़ता था। लेकिन जो अंग्रेज ट्रेडर्स हैं, जो अंग्रेज जब प्लासी का युद्ध जीत गए तो वो बोले कि हम लोग दस्तक उस्तक नहीं देंगे, आप लोग मतलब हम लोग दस्तक मुक्त व्यापार करेंगे। तो मीर कासिम देख रहा है बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये सब भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं कि अंग्रेज जो करते थे, अधिकारी होते थे चाहे अंग्रेज कर्मचारी होते थे, वो बोलते थे कि हमारा फ्री दस्तक है, आप आइए सामान लेके हमको आधा पैसा दीजिए और जो फ्री पास है उसका यूज करिए। तो मीर कासिम ने दस्तक की प्रथा ही समाप्त कर दी, कह दी सबके लिए फ्री है। तो इस पर भी अंग्रेज भड़क गए, तो बोले तुम निकलो अब। तो फिर किसको बुलाए, फिर बोले वही मिर्ज़ा जाफ़र आ जाए। तो इधर मिर्ज़ा जाफ़र बैठा है आपका बंगाल में, और जो शाह आलम है सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों एक होते हैं, कहते हैं कि आइए लड़ा जाए, मतलब ये युद्ध लड़ा जाएगा। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मीर जाफ़र, हेक्टर मुनरो, नेतृत्व था हेक्टर मुनरो का, सेनापति था ब्रिटिश। तो बड़ी सेना थी शाह आलम सिराजुद्दौला मीर कासिम की, लेकिन हरा दिया हेक्टर मुनरो ने। और ये माना जाता है कि ये जो युद्ध था बक्सर का युद्ध, यही प्रवेश द्वार है मुख्य रूप से, यही तय कर दिया कि उत्तर भारत चाहे जो भी जगहें थी उसमें राज कौन करेगा। अब जल्दी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो दो इलाहाबाद की संधियाँ हुई, संधियों को देख लेते हैं। 1765 में ये दोनों संधियाँ हुई, अगस्त में हुई। लेकिन एक 12 अगस्त को संधि हुई जो पहली हुई। तो बड़ा कौन है, सुजाउद्दौला अवध का नवाब बड़ा है कि मुगल बड़ा है, जो मुगल सम्राट है? तो निश्चित तौर पे मुगल सम्राट बड़ा है। तो पहले जो संधि हुई वो शाह आलम और क्लाइव के बीच हुई, और 1 साल रुके सब इसलिए थे क्योंकि क्लाइव चला गया था ब्रिटेन, फिर उसको वहाँ से बुलाया गया संधि के लिए, क्योंकि वो बहुत श्रूड आदमी था। तो जो कहा गया ये संधि करेगा तो बहुत सारी रियायतें ले पाएगा। तो क्लाइव आया, शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की। और ये जो शाह आलम था इस संधि के बाद से लगभग 1772, जब तक दौलत राव सिंधिया महादजी सिंधिया शायद 1772, हाँ, महादजी सिंधिया आके उसको वहाँ से इलाहाबाद से उठा के फिर ले जाके दिल्ली में फिर से उनको बादशाह के रूप में स्थापित नहीं करते हैं, तब तक शाह आलम द्वितीय लगभग
7 साल तक वहीं बंदी के तौर पे, या एक तरीके से बंद, मतलब वो कहने के लिए तो वहाँ संरक्षित था, लेकिन बेसिकली वो उसको बंद ही किया गया था, मतलब जेल्ड किया गया था, बस वो जेल नहीं थी, इतना ही अंतर था, किले में रखा गया। अब इसकी कुछ शर्तें क्या थी कि ईआईसी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाएगी, और अवध के जो नवाब हैं, अवध के नवाब हैं, उनसे उनसे इलाहाबाद एवं कड़ा का जो ज़िला है, इलाहाबाद और कड़ा का ज़िला वो ले लिया जाएगा, और उसको मुगल बादशाह को दे दिया जाएगा। और सालाना 26 लाख पेंशन का वादा किया गया, किसको, किसके साथ, 26 लाख पेंशन का वादा किया गया ब्रिटिश उसको, शाह आलम को। और ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था यहीं से पड़ती है, यहीं से बीज पड़ता है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था का। जो इलाहाबाद की दूसरी संधि थी, अगस्त 1965 में हुई, 16 अगस्त को, 4 दिन बाद, वो हुई शुजाउद्दौला के साथ। इसमें क्या था कि इलाहाबाद और कड़ा छोड़कर शेष क्षेत्र अवध को वापस मिल जाएंगे। आप इलाहाबाद और कड़ा वो भी दे दें, किसको, शाह आलम को दे दें, जो कि मुगल सम्राट है। अब क्या है, नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रहेगी। ये लगभग लगभग सहायक संधि जैसी थी, लेकिन बस वो टर्म नहीं यूज हुआ था, हो रहा था, लेकिन नवाब के खर्च पे ही एक अंग्रेजी सेना अवध में रहेगी। और कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार होगा, ठीक है। और नवाब को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की तरह लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया गया, मतलब एक चीज़ उनको भी दे दी, ये ले बिस्किट खाइए, आप भी जाइए राजा बलवंत सिंह से, आप करोड़ वसूलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम है ना। तो ये सुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई। अब इसको देखते हैं कि बक्सर का युद्ध, ये तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, फ्रांसीसी को सब हराए। उसके बाद आए बक्सर में, बंगाल और उत्तर भारत को सर कर लिए। अब जाते हैं, शुरू होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या शुरू होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। जो मैसूर था, झुकने का नाम नहीं ले रहा था, दूसरी तरफ आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा था। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 और 69 में हुआ। कारण क्या थे तात्कालिक उसके, जो उत्तरी सरकार थी, नार्दर्न सरकार बोलते हैं, ये पश्चिमी पूर्वी घाट की तरफ पड़ता है नार्दर्न सरकार, और उस पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिशर्स और मैसूर में प्रतिद्वंदिता हो गई। तो क्या हुआ कि मराठा, निजाम और अंग्रेज, मराठा पश्चिमी महाराष्ट्र के, मतलब उस क्षेत्र के मराठा हो गए, निजाम हैदराबाद के निजाम, और अंग्रेज, तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बना दिया कि हम लोग हमला करेंगे मैसूर पे और मिल बांट के खाएंगे मैसूर को। और युद्ध शुरू हो गया 1766 में गठबंधन के आक्रमण से। लेकिन जो मुख्य युद्ध है वो माना जाता है 67 से 69। उसका कारण ये है कि जब 66 में गठबंधन ने आक्रमण किया, तभी हैदर अली ने क्या किया कि नेगोशिएशन शुरू कर दिए मराठा और निजामों से, और बोला यार हम पे क्या हमला कर रहे हो, अंग्रेजों पे हमला करो ना, इसके पास महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो क्यों ना हम लोग मिलकर अंग्रेजों पे हमला करें, और ये बाहरी शक्ति भी है। तो मराठा और निजाम मान गए। तो जो युद्ध शुरू हुआ, तो एक तरफ मराठा, निजाम और मैसूर हो गए, हैदर अली, और दूसरी तरफ अंग्रेज अकेले पड़ गए। मतलब पहली चाल अंग्रेजों ने चली थी, लेकिन हैदर अली ने उनको चाल में भी मात दे दी थी। अब क्या आया कि हैदर ने रणनीति बदलकर मद्रास पर अचानक आक्रमण बोला। जब युद्ध शुरू हुआ तो एक जगह स्टेलमेट की कंडीशन आ गई, लेकिन उसने उस जगह पे छोड़ के जाके मद्रास पे हमला किया और अंग्रेजों को संधि के लिए विवश कर दिया। 1769 में मद्रास की संधि होती है, वो प्रथम आंग्ल मैसूर इससे खत्म हो जाता है। और इसमें क्या क्या संधि की शर्तें क्या थी कि जीते क्षेत्र युद्धबंदी परस्पर लौटाए जाएंगे, मतलब एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। और आगामी युद्धों में अंग्रेज, आगामी युद्ध जैसे मराठों से युद्ध लड़ेगा हैदर अली, चाहे निजामों से युद्ध लड़ेगा, निजाम से युद्ध लड़ेगा, तब जो अंग्रेज हैं वो हैदर अली की सहायता करेंगे। ये थी 1769 में मद्रास संधि की शर्तें। अब लगभग जो सारी संधियाँ हैं, महत्वपूर्ण संधियाँ हैं, उनको मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। तो और भी संधियों के उल्लेख है, लेकिन कम से कम जो ग्रीन कलर में लिखी हुई संधियाँ हैं उसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि प्रथम मराठा युद्ध किससे समाप्त हुआ, ये इस तरह की चीज़ें। तो ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है 1769 में मद्रास की संधि से। और इधर ये युद्ध समाप्त होता है, और 1775 से 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। अब आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ने से पहले हम लोग एक बार जो क्रोनोलॉजी है मराठाओं की या पेशवाओं की, उसको देख लेते हैं, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाएगी और एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इससे संबंधित 2023 में ये सवाल पूछा था, ये बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव
प्रथम और बालाजी बाजीराव, इनकी क्रोनोलॉजी देखें, इनको लगाइए क्रम में। तो एक बार देखते हैं कि कौन कौन थे। तो पेशवा काल जो है वो 1713 से 1720 में बालाजी विश्वनाथ के शासन से शुरू हुआ। इस समय साहू है जो है साहू, वो छत्रपति हुआ करते थे, शिवाजी के वंशज साहू। और जो पेशवा हुआ करते थे वो जो मराठा साम्राज्य है उसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इतने ये ताकतवर हो गए कि मुख्य शक्ति इनके हाथ में आ गई, और जो साहू हैं वो औपचारिक रूप से छत्रपति रह गए। इनके ही समय में 1713 से 1720 में मराठा इतिहास का मैग्ना कार्टा फर्रुखसियर से प्राप्त हुआ। ये प्राप्त हुआ कब? 1719 में। क्योंकि ये फैक्ट पढ़ रहे हैं तो एक बार ये भी देख लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब उनका मैग्ना कार्टा मिला। तो सर जॉन सरमैन ने प्राप्त किया था 1717 में, और दोनों को मैग्ना कार्टा को देने वाला कौन था? फर्रुखसियर था। फिर अगर हम चर्चा करेंगे कि इसके बाद आने वाले जो आने वाला पेशवा है वह है बाजीराव प्रथम। ये सबसे फेमस पेशवा रहे हैं, और इनको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है क्योंकि एक भी युद्ध अपने मतलब जीवन में ये हारे नहीं। और मराठा क्षेत्र को 5 कन्फेडरेशन में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। और वो 5 भाग कौन कौन है एक बार देख लिया है। तो एक ग्वालियर के सिंधिया हुए, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर हुए, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, ये लगभग आपके मध्य प्रदेश में पड़ जाएंगे। फिर नागपुर के भोंसले हुए, बड़ौदा गुजरात साइड, बड़ौदा के कौन कौन हुए? बड़ौदा के गायकवाड़ हुए, 4 हो गए। और पुणे नहीं बोलते थे उस समय, उसमें पुणे ही बोलते थे, पूना बोलते थे, पूना के पेशवा। ये 5 कन्फेडरेसी में मराठा साम्राज्य को उसने डिवाइड कर दिया। किसने डिवाइड कर दिया? बाजीराव प्रथम ने। अब क्या किया इन्होंने? बुंदेलखंड क्षेत्र के जो राजा थे छत्रसाल, उनको आज़ाद कराया, छत्रसाल को। और सिद्दियों को परास्त कर जंजीरा का जल किला, ये पूर्वी घाट के तरफ पड़ता है, जंजीरा का जल किला, सिद्दियों को परास्त कर जंजीरा का जल किला जीता, जो कि बहुत कठिन माना जाता था कि जल किला को जीतना। इनके बाद आए 1720 से 40 के बाद 1740 से 1761 तक कौन आया? बालाजी बाजीराव आए। इनको नाना साहेब भी कहा जाता था। इनके दौर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी 1750 की संगोला की संधि। दरअसल हुआ ये कि 1750 में साहू की मृत्यु हो गई, और उसी समय संधि हुई। उसमें ये लिखा था कि अब से जो मराठा साम्राज्य है उसका औपचारिक प्रधान भी पेशवा होगा। अभी तक वास्तविक प्रधान तो पेशवा ही था, लेकिन औपचारिक प्रधान साहू हुआ करता था। लेकिन संगोला की संधि में निश्चित किया गया कि अब पेशवा ही औपचारिक प्रधान भी होगा। ठीक है। फिर आते हैं कि 1761 में पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, ये बालाजी बाजीराव के मतलब दौर में ही लड़ा गया। और इसमें 2 जो पक्ष थे, एक तरफ अब्दाली था, रोहिले थे, नजीबुद्दौला जो रोहिले हुआ करते थे, फर्रुखाबाद सॉरी उधर तराई एरिया के रोहिले हुआ करते थे नजीबुद्दौला के नेतृत्व में। अवध का नवाब वो भी शामिल हो गया अब्दाली की साइड में ही। तो उधर इस्लाम की सेना ऐसी, मतलब उसने नाम दिया इस्लाम की सेना, ने ज्वाइन कर ली उधर। और भाऊ सदाशिवराव पेशवा और विश्वासराव पेशवा, ये दोनों शहीद हुए थे पानीपत के तृतीय युद्ध में। ये दूसरी तरफ लड़े। और इसके जो आघात है, पानीपत के तृतीय युद्ध की जो हानि है, जो आघात है, उसको सहन नहीं कर पाए, और बालाजी बाजीराव मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद लगभग 11 वर्ष की आयु में माधवराव प्रथम पेशवा वो होता है। वो 1761 से 1772 तक लगभग 11 साल वो राज करता है। और पानीपत की युद्ध की, मतलब बच्चा था, मतलब बहुत उम्र नहीं थी इनकी, बच्चे थे। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध के जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई इन्होंने कर ली थी। मैसूर पे इतना आक्रमण किया इस दौर में कि मतलब मैसूर परेशान हो गया था एकदम से, तो हालत ख़राब हो गई थी। तो चौथ देते थे, सरदेशमुखी देते थे, ये हालत थी। निजाम परेशान थे, तब इतना ताकतवर था। और दुर्भाग्य ये था हम लोगों का कि कम उम्र में ही क्षय रोग से माधवराव पेशवा की मृत्यु हो गई। इसके बाद आते हैं नारायण राव, 1772 से 1773। बेसिकली इतना कम इनकी उम्र नहीं थी। रघुनाथ राव राघोबा करके एक
पेशवाओं के वंश में हुआ करते थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी, क्योंकि वो खुद पेशवा बनना चाहता था और जल्दीबाज आदमी था कि नहीं मैं पेशवा मैं ही बनूंगा। तो यहाँ से मराठा पेशवाओं की दो ब्रांच निकली, ब्रांच नहीं निकली, दो तरह की दावे सामने आए। पहला था रघुनाथ राव का। रघुनाथ राव बोला मैं पेशवा हूँ, और इसके लिए जाया गया अंग्रेजों से, उसने सूरत की संधि की 1775 में कि अंग्रेज भाई हमको बनाइए पेशवा, मैं पेशवा हूँ, मैं वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ, और सूरत की संधि उससे कर ली 1775 में। जबकि दूसरी तरफ जो मराठाओं के प्रमुख सरदार थे, उन्होंने शिशु माधवराव नारायण द्वितीय शिशु माधवराव नारायण द्वितीय को पेशवा बनाया, और इसके लिए एक बार भाई परिषद बनाई, जैसे रिजेंट होते हैं, जो संरक्षक परिषद होती है, जैसे बैरम खान ने संरक्षण किया, तो एक परिषद बनाई गई, क्योंकि मराठा कन्फेडरेशन था, तो जो परिषद बनी वो भी उनमें भी कन्फेडरेशन था, तो नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया जैसे सरदार इसमें शामिल थे, ये देख रेख करके मराठा साम्राज्य कुछ समय चला रहे थे। तो बार भाई परिषद ने भी कलकत्ता के अंग्रेजों और बार भाई परिषद कलकत्ता के अंग्रेजों से उन्होंने बातचीत शुरू की, और एक पुरंदर की संधि की 1776 में। इसका सार ये था कि सूरत की संधि को रद्द कर देता, रघुनाथ राघोबा की जो संधि थी उसको रद्द कर देता। लेकिन हुआ ये कि जो बॉम्बे की सरकार थी, उसने बोला कि नहीं, आज की जो ज़रूरत है, मराठा खतरनाक है, राघोबा अपना आदमी है, उसको बैठाते हैं और सूरत को संधि को ही मान्यता देते हैं। इसी प्रकार जो लंदन की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी, उसने भी बोला कि भाई साहब हम तो राघोबा की जो सूरत की संधि है 1775 वाली, उसी को मान्यता देंगे, 1776 वाली संधि को नहीं। तो भाई साहब युद्ध असंभावी था, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया 1775 से 1782 ईस्वी में। इसके नेता कौन थे? महादजी सिंधिया सेनापति बने इस युद्ध में, और उन्होंने लगभग अपने जो अभियान थे उसमें स्कॉर्ज अर्थ पॉलिसी अपनाई कि अपने क्षेत्र में ही जब अंग्रेज घुस रहे हों तो तेज़ी से पीछे हटो, और उनको अंदर खूब अंदर पहाड़ियों में ले जाओ, और वहाँ पे खेत को जला दो, कुओं में जहर डाल दो। इससे क्या होगा कि जब बहुत दूर फंस जाएंगे तो ना उनको पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, रसद आपूर्ति बाधित कर दो। इस वजह से अंग्रेजों को उन्होंने खूब छकाया, और वडगांव के पास अंग्रेजों का समर्पण करा दिया इन्होंने। इस हद तक उन्होंने परेशान किया, इस हद तक अंग्रेजों को पराजित किया। और वडगांव की संधि हुई 1779 में, 1779 में वडगांव की संधि होती है। हालांकि ये संधि अपमानजनक थी, तो वारेन हेस्टिंग जो उस समय हुआ करता था, उसने इनकार कर दिया कि हम इस संधि नहीं मानेंगे, और कर्नल पोफम के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी जिसने ग्वालियर पर कब्जा किया, और जनरल कैमक के नेतृत्व में शिवपुरी के युद्ध में सिंधिया को हरा दिया। तो इस प्रकार से मामला कुछ कुछ बराबरी पे आ गया, और सालबाई की संधि हुई 1782 में। ठीक है, सालबाई की संधि की ये आपको ध्यान रखना है कि सालबाई की संधि किस आंग्ल मराठा युद्ध में थी। इस आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ सालबाई की संधि से, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था सालबाई की संधि से। इसमें क्या हुआ कि शिशु माधव और नारायण द्वितीय जो था, उनको पेशवा स्वीकार कर लिया गया, और अंग्रेजों ने राघोबा का पक्ष छोड़ दिया। अंग्रेजों ने राघोबा का पक्ष छोड़ दिया कि ये पेशवा नहीं बनेगा, लेकिन ये काम किया कि मराठा सरदार राघोबा को 3.5 लाख वार्षिक पेंशन देगी मराठा सरकार। ठीक है, और अंग्रेजों ने बेसिन और अन्य इलाके छोड़ दिए थे, लेकिन प्रथम युद्ध में भी सालसेट का इलाका और एलिफेंटा आइलैंड और सालसेट का इलाका, उसमें एलिफेंटा केव है, वही एलिफेंटा आइलैंड, तो एलिफेंटा आइलैंड का जो इलाका है उस पर कब्जा बनाए रखा अंग्रेजों ने। और जो सिंधिया थे, सिंधिया को यमुना के पश्चिम के क्षेत्र पुनः वापस दे देगा। यमुना के पश्चिम मतलब मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश से राजस्थान जो इलाका है, वो यमुना के पश्चिम का जो इलाका, एमपी का इलाका, वो उसको वापस कर दिए गए। ये हो गया आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और इधर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, ऐसे बहुत कम युद्ध हुए। उसी तरह मैसूर का युद्ध था कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था 82 तक, और उसी समय उससे पहले ही 1780 में ही उसने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू कर दिया। एंग्लो मैसूर वार, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से 1784, 1780 से 1784। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? हुआ ये कि 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। पिछली संधि देखिए जरा, एंग्लो मैसूर वार की जो बद्रास की संधि थी 1769 में, उसमें अंग्रेजों ने बोला था कि भाई हम आपकी सहायता करेंगे अगर मराठा या निजाम आप पे हमला करते हैं तो।
लेकिन 1771 में जो है मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों के कान पे जू नहीं लगी रही, उसने कुछ मतलब कोई मदद नहीं की। दूसरा क्या था कि अंग्रेज मद्रास की संधि पालन करने में विफल रहे, और तात्कालिक रूप से क्या हुआ कि मालाबार तट पे स्थित जो माहे है उस पे वो हैदर अली के संरक्षण में था। उसने फ्रेंच को दे रखा था, व्यापार चल रहा था उससे, तो हैदर अली का उस पर संरक्षण था। लेकिन अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, और इसी खुन्नस में हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध निजाम मराठों के साथ गठबंधन किया। कि जैसे पिछली युद्ध में, फर्स्ट युद्ध में भी पहले अंग्रेज सोचे थे मराठों निजामों को मिलाने के लिए, लेकिन दूसरे में पहले हैदर ने ही मराठों निजामों को गठबंधन करके मिला लिया। अब हैदर अली का कर्नाटक पर आक्रमण एवं अर्काट पर कब्जा, तो गठबंधन कर लिया और बोला कि आप परेशान मत होइए, मैं आक्रमण कर, कर्नाटक क्षेत्र पे आक्रमण किया, और अर्काट जो अर्काट घेरा वही वही वाला, उस अर्काट पे कब्जा कर लिया, क्योंकि फ्रांसीसी युद्ध के दौरान हम लोग देखें अर्काट का घेरा वही वाला अर्काट। और 1781 में कर्नल बेली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया, इसने हैदर अली ने। हालांकि नवंबर 1781 में जो पोर्टोनोवा का, तमिलनाडु में पोर्टोनोवा पड़ता है, उसके युद्ध में केवल एक बार पराजय हैदर अली को उठानी पड़ी, एक बार हारा था हैदर अली। अभी तक की जो चर्चा चल रही है उसमें हमको ये पता चला कि हैदर अली एक बार हारा था, और पोर्टोनोवा के युद्ध में तमिलनाडु के पास। उससे पहले वो कर्नल बेली को पराजित कर चुका था, लेकिन तुरंत ही फिर से कमर कस के खड़ा हुआ हैदर अली, और पुनः संगठित होकर अंग्रेजों को पराजित कर सेनापति ब्रेथवेट, अंग्रेजों का एक जनरल था ब्रेथवेट, उसको बंदी बना लिया। बहुत बड़ी बात, ब्रेथवेट को बंदी बना लिया। लेकिन 1782 में हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई, और टीपू के नेतृत्व में जो युद्ध था, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार था, वो स्टेलमेट पे आ गया। जैसे जैसे रसिया और यूक्रेन में है मामला, मतलब कहीं न बढ़ रहा है न घट रहा है, उस तरह स्टेलमेट चलने लगा। फिर अंततः 1784 के मंगलौर की संधि के साथ ये समाप्त हो गया। इसमें क्या था, एक दूसरे की जीते हुए क्षेत्रों को वापस लौटा दिया गया। 1784 की मैंगलोर की संधि ये बोलती है। अब के आगे देखते हैं क्या होता है। इसके आगे जो सालबाई की संधि थी 1782 की, प्रथम आंग्ल मराठा वार की, उसकी उससे जो अंग्रेज थे वो लगभग 20 वर्षों तक मराठा राज्य से दूर रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो मैसूर था उससे खास खार खाए हुए थे अंग्रेज, और ज़्यादा सतर्क थे, ज़्यादा बड़ा दुश्मन मानते थे मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान को। इसलिए बहुत दिन तक खुद को रोक नहीं पाए, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। तत्कालिक कारण क्या था कि टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण, केरल में जो केरल का ऊपरी हिस्सा है वहाँ त्रावणकोर राज्य हुआ करता था, और मैसूर उस पर भी अपना एरिया मानता था। ये चलते रहते थे, कोई ऐसा डिमार्केशन तो हुआ नहीं था कि कोई लाइन खींची गई है पहले से, बॉर्डर तय है, तो भाई जो जितना ताकतवर होता था उतना एरिया में घुस जाता था। बाद में जब कोई जो आपका उत्तराधिकारी कमजोर आता था तो सामने वाला आके आप में घुस जाता था। तो इस तरीके से जो बफर एरिया, जो किसी दो राज्यों के बीच के इलाके होते थे, तो हमेशा विवाद उसके बीच बना रहता था, और उसको लेके युद्ध चलते रहते थे। उसी संदर्भ में उसने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया, और त्रावणकोर दरअसल ईआईसी के लिए काली मिर्च का एकमात्र स्रोत था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था त्रावणकोर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो टीपू की बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या रखने वाले मराठा निजामों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अभी तक दो युद्धों में आपने ये देखा, आंग्लो मैसूर युद्ध में, एंग्लो मैसूर वार में, फर्स्ट एंड सेकेंड में जो गठबंधन था वो मराठा निजाम और हैदर अली का हुआ, या मराठा निजाम हैदर अली एक दूसरे से गठबंधन कर पाए थे। लेकिन टीपू शायद अपने पिता जैसा राजनयिक या डिप्लोमेट इस मामले में साबित नहीं हो पाया, और मराठा और निजाम उससे डरने लगे, क्योंकि वो उसको ज़्यादा ताकतवर मानते थे, ज़्यादा योग्य मानते थे, हो सकता है, और वो उसके विरुद्ध जाके अंग्रेजों से गठबंधन करते हैं। तो अंग्रेजों से गठबंधन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके अगल बगल के लोग आपके नहीं हैं। इसी तरह मराठा हारे थे ना पानीपत के युद्ध में भी, और अंग्रेज भी आपके खिलाफ हैं, तो समस्या शुरू हो गई। तो 1790 में टीपू ने जनरल मीडोज को हराया, ठीक है। 1791 में कार्नवालिस ने कमान संभाली और बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया, बंगलौर जीतते हुए श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचा, उसका घेरा डाल दिया। और जब टीपू को लगा कि भाई साहब मतलब काम हो नहीं पाएगा, ये क्या नहीं हो पाएगा, मतलब जीता नहीं जा पाएगा और कहीं हारने पे दिक्कत ना हो जाए, तो उसने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि कर दी थी। और श्रीरंगपट्टनम मैसूर की राजधानी हुआ करती थी उस दौर में। फिर श्रीरंगपट्टनम संधि में क्या वर्ड था, क्या हुआ था उसमें, मैसूर का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेज, निजाम और मराठा गठबंधन ने आपस में बांट लिया। इसमें मुख्य क्या है
अंग्रेजों ने बारामहल, डिंडुगुल और मालाबार के क्षेत्र लिए। ठीक है। निजाम ने कृष्णा नदी से लेकर पेन्नार तक का क्षेत्र लिया। इधर आपका कृष्णा नदी से लेकर पेन्नार तक आंध्रा का जो इलाका है, आंध्रा और तमिलनाडु में कृष्णा नदी से पेन्नार तक का क्षेत्र लिया। और मराठाओं ने तुंगभद्रा एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र अधिग्रहित किया, जो कि मैसूर का था। तो लगभग आधा मैसूर राज्य इन्होंने आपस में बांट लिया। और युद्ध और छत के रूप में 3 करोड़ रुपए हर्जाना के रूप में टीपू सुल्तान को देने थे अंग्रेजों को। आधा तो तुरंत दे देना था, लेकिन बाकी आधा कुछ समय में दे। इसकी वजह से टीपू के 2 पुत्रों को गिरवी रखा गया था अंग्रेजों के पास। लेकिन टीपू ने संधि की जो शर्तें थी उनको पूरा किया और अपने पुत्रों को मुक्त करा लिया। 1796 में, युद्ध की बात नहीं हो रही, युद्ध तो हो गया, संधि भी हो गई, लेकिन 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद जो 1796 था, में वाडियार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु के बाद टीपू ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि वाडियार वंश के सेनापति के रूप में हैदर अली ने मैसूर राज्य स्थापित किया था। जिस प्रकार से साहू छत्रपति नाम मात्र का हो गया था, उसी वजह से उसी प्रकार से जो वाडियार शासक थे मैसूर के, वही नाम मात्र के हो गए थे। तो 1796 में जिस प्रकार से संगोला की संधि 1750 में जो मराठा पेशवा था, उसने खुद को औपचारिक सम्राट घोषित कर दिया, औपचारिक मराठा राजा घोषित कर दिया। उसी प्रकार से टीपू ने 1796 में वाडियार राजा की मृत्यु के बाद स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अब उसको वाडियार वंश की मतलब शेड लेने की जरूरत नहीं थी, पर्याप्त बड़ा हो चुका था। ठीक है। तो 1796 की ये गतिविधियाँ हैं। और लेकिन चूंकि दोनों पक्ष दूसरे के प्रति सशंक थे, जैसे ये फ्रांस से संबंध रख रहा था कौन, टीपू सुल्तान, और फ्रांस से नफरत करते थे अंग्रेज, और उनको पता था कि यहाँ पे भारत जैसे देश को या इसकी जो मार्केट है या इसका हिस्सा बांट नहीं सकते, तो पूरा अपने ही खाना है। तो जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि टीपू की फ्रांस से करीबी नेपोलियन का भारत पर हमले की योजना, नेपोलियन हमले की योजना बना रहा था कि जो सबसे बड़ी अच्छी कॉलोनी है ब्रिटेन की, वो भारत, वहाँ पे उसको हम लोग कैप्चर करेंगे। तो मतलब ये दूर की कॉलोनी थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज इसको लेके काफ़ी मतलब मजबूत तरीके से इसको लेकर रिएक्ट कर रहे थे। इस संदर्भ में उनको लगा कि अगर एक राजा ऐसा रहेगा जो फ्रांस से संबंध रखेगा, उसको यहाँ पे बेस प्रोवाइड करेगा, तो इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। उसी संदर्भ में 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बना, जो कि पूरी तरह इस मत में था कि मैसूर को रहना नहीं चाहिए। और 17 अप्रैल 1799 से युद्ध शुरू हो गया। 4 मई 1799 को समाप्त हो गया। तो मुश्किल से 15 दिन का युद्ध था। टीपू को परास्त किया गया जनरल स्टुअर्ट और फिर हैरिस ने। एक बार जनरल स्टुअर्ट ने हराया टीपू को, फिर जनरल हैरिस ने हराया। और जो लॉर्ड वेलेजली के भाई थे आर्थर वेलेजली, ये भी इन्होंने भी युद्ध में भाग लिया था। लॉर्ड वेलेजली 1798 वाला, उसका भाई आर्थर वेलेजली ने भी ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें भाग लिया था। ठीक है। इसमें टीपू सुल्तान मारा गया, उसके सभी खजाने जब्त कर लिए गए। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक व्यक्ति को राजा के रूप में चुना और उस पर सहायक संधि आरोपित कर दी। मतलब अंग्रेज जीत गए और अपने पक्ष में वहाँ पे एक सहायक संधि आरोपित की, एक रेजिडेंट रखा मैसूर में, और वाडियार वंश को बोला जाओ ऐश करो अंदरूनी मामलों में, और ऊपर ऊपर से तो हम लोग देख लेंगे, चिंता मत करो। अब इसी सेंस में आते हैं कि 1799 में मैसूर से छुटकारा हो गया अंग्रेजों का। फिर मैसूर से छुटकारा हो गया, लेकिन मराठाओं के साथ तो पेश पाए नहीं, पहले आंग्ल मराठा युद्ध में देखा गया। तो इधर मराठाओं का क्या चल रहा था उसको देखते हैं। तो 1796 में राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय, वही रघुनाथ राव राघोबा जो जाके सूरत की संधि किया था, उसका पुत्र बाजीराव द्वितीय जो था वह पेशवा बना। और सिंधिया पेशवा की होलकर के खिलाफ संधि की। जैसे आपस में भी लड़ते रहते थे, मराठा कन्फेडरेशन था वो भी आपस में लड़ता रहता था। तो उसमें जो सिंधिया और पेशवा थे, उन्होंने होलकर उसमें यशवंतराव होलकर था, वो ताकतवर हो रहा था। तो ये डर के दोनों लोग सिंधिया और पेशवा आपस में संधि कर लेते हैं होलकर के खिलाफ। और पेशवा ने 1801 में जब संधि कर लिए, तो पेशवा, अब होता ये कि पेशवा औपचारिक रूप से प्रबल था, बड़ा था, लेकिन होलकर बड़ा हो रहा था, धीरे धीरे ज़्यादा ताकतवर हो रहा था। तो पेशवा को दिखाना था कि मैं बड़ा हूँ और मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। कैसे दिखाए? उसके भाई को बहुत बुरी तरीके से मार दिया उसने। यशवंतराव होलकर के भाई विठोजीराव होलकर को, जो पेशवा था, वो बुरी तरीके से मार दिया। ठीक है। इससे होलकर नाराज हो गया
और सिंधिया और पेशवा की संयुक्त सेना को हराकर पूना पर कब्जा कर लिया होलकर ने, क्योंकि असंभावी था। अब पेशवा फिर भाग गया, जैसे इनके पिता भागे थे रघुनाथ राव राघोबा, उस तरह पेशवा बाजीराव द्वितीय भी भागे भागे गए अंग्रेजों के पास। माई दादा माई बाप देखिए क्या हो गया क्या हो गया। तो बोला अंग्रेज आइए पहले ये संधि पे हस्ताक्षर कीजिए फिर आगे की बात कर। तो 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की सहायक संधि की इसने पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से। ठीक है, सहायक संधि का मतलब वही है, रेजिडेंट रखेगा, जब होगा तो होगा, तब का तब देखा जाएगा। फिर ये सहायक संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है 1803 से 1805 का। कैसे होता है? तो दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले का अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन। जैसे जब पेशवा जाके संधि कर लेता है, तो ऐसा थोड़ी है कि सिंधिया भी चाहता था कि पेशवा जाके अंग्रेजों से संधि की करे। वो तो वो जानते थे कि ये जब अंग्रेज आ जाएंगे अपने क्षेत्र में तो ये किसी को नहीं रहने देंगे। मैसूर का हाल देख ही क्या रहे थे, मैसूर समाप्त कर दिए थे, तो उनको डर भी था कि हमको भी समाप्त कर देंगे। इस वजह से अंग्रेजों को दूर रखने के लिए दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले ने इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन किया। लेकिन होलकर से इन्होंने बार बार संपर्क किया कि आप भी शामिल हो जाइए, साथ लड़ते हैं, अंग्रेजों को हराते हैं। लेकिन होलकर को अपनी ताकत पे भरोसा था कि हम देख लेंगे। और दूसरी चीज क्या थी कि अभी गठबंधन बना के उसके भाई की हत्या की है, भाई को मारे हैं, और अब जाके कह रहे हैं कि नहीं जब अंग्रेज लड़ने आ गए तो आइए गठबंधन कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो होलकर नहीं आया और गायकवाड़ बोला कि देखो तुम लोग लड़ो उड़ो, हमसे मतलब है नहीं, हम किनारे हैं, हम बतिया लेंगे, हम नहीं आएंगे लड़ने। तो गायकवाड़ तटस्थ बने रहे। ठीक है। अब वेलेजली के अधीन दक्कन में दो तरह से युद्ध अंग्रेजों ने दो भाग में युद्ध लड़ा। वेलेजली जो लॉर्ड वेलेजली था उसके अधीन दक्कन में, साउथ में या दक्कन में उसके नेतृत्व में लड़ा गया, और जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर में लड़ा गया। तो जनरल लेक ने अलीगढ़, दिल्ली, आगरा इस पे कब्जा किया, और वेलेजली का जो था वो अस्सई, औरंगाबाद, सितंबर 1803 में अस्सई के युद्ध हुआ। ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रह गया अच्छी बात है, नहीं रह गया तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। हम ये नहीं कहेंगे हर युद्ध आप याद कर लें, हम ऐसा नोट्स देना चाहते थे कि जो अपने आप में लगभग कंप्लीट हो, तो आपको दोबारा चेक करने या कहीं और से सप्लीमेंट करने की ज़रूरत ना हो। तो उसको मैं खुद करके ले आया हूँ, तो उस चिंता छोड़िए। और वेलिजली के जो प्रमुख युद्ध थे वो अस्सई का युद्ध था, अरगांव का युद्ध था, और जो अरगांव का युद्ध था इसमें सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को हराया था उसने। अस्सई और अरगांव के युद्ध में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को हरा दिया था वेलिजली ने। बोला ना ऊपर की दौलत राय सिंधिया और रघुजी भोसले ने आपसी गठबंधन किया था, तो चूंकि हरा दिया तो देवगांव की सहायक संधि की भोसले के साथ, और बुरहानपुर की सहायक संधि की सिंधिया के साथ। फिर आते हैं, अब इधर सहायक संधि हो गई, भोसले और सिंधिया किनारे किनारे हो गए, लेकिन यशवंत राय होलकर तो बचा हुआ है। तो इसने शुरुआती लड़ाइयाँ जो ब्रिटिशर से होती हैं वो जीत ली थी, लेकिन बाद में पराजय का सामना उसको करना पड़ा। लेकिन तब तक कुछ लकी भी था होलकर इस मामले में। तब तक जो लंदन में बैठी हुई मतलब जो सरकार थी, जब लंदन में बैठी हुई जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो सोचे कि यार युद्ध पे बहुत खर्चा कर रहा है वेलिजली, तो वापस बुलाओ। और सर जॉर्ज बार्ले को भेजा गया कि तुम जाओ और होलकर से संधि करो, बहुत खर्चा हो रहा है हम लोग का। तो उधर संधि की सर जॉर्ज बार्ले आए, और 24 दिसंबर 1805 को राजापुर घाट की संधि हुई। यह होलकर से संधि है, द्वितीय मराठा युद्ध इससे समाप्त हुआ, और अधिकांश क्षेत्र जो थे तो एक दूसरे को वापस कर दिए गए, कोई कहीं पे मतलब बहुत ज़्यादा किसी को नुकसान नहीं उठाना पड़ा। तो ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब खत्म होता है? 1805 में। शांति बनी रहती है, क्योंकि ये माना गया कि जो एक्सपेंशन था उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो अब उस पर पैसा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये मामला सध गया, लेकिन तब तक 1813 में आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, वायसराय, ये मतलब उसमें वायसराय नहीं था, गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल बन के आता है हेस्टिंग्स। इसका नाम जो था वो था फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स। जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम है वो है फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स से अलग है, इसका नाम है फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स, इसको लॉर्ड हेस्टिंग्स करके बोलते हैं। के दौर में 1813 में आया, और उस समय नेपाल के साथ कुछ तनातनी चल रही थी। किस कारणों पे? जो तराई का इलाका था उसमें परस्पर विरोधी दावे होते थे। नेपाल बोलता था कि यहाँ तक हमारा है, गोरखपुर तक का इलाका हमारा है,
वो कहता था, अंग्रेज बोलते थे कि नहीं यार यहाँ पे तो हम इजारेदारी वसूलते थे, आज से नहीं काफ़ी पहले से, तो ऐसे कैसे हो रहा है मामला। तो आपस में तनाव बढ़ गया। और दूसरी चीज़, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो नेपाल स्थापित कर नहीं रहा था, जान रहा था कि अंग्रेज बड़े शातिर आदमी है, एक बार घुसेंगे तो उसके बाद कुछ ना वो गुलामी बना के निकलते थे। तो इस वजह से भी नेपाल शामिल नहीं होना चाहता था। तो अंग्रेज बोले अगर सीधी उंगली से नहीं घी निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करके निकाली जाएगी, लेकिन निकाली जाएगी। तो युद्ध शुरू हुआ, एंग्लो नेपलीज वार में एक ही युद्ध था, जिसमें फर्स्ट सेकंड की दिक्कत नहीं है। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 1816 में हुआ। और इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं इसकी कौन कौन सी। बैटल ऑफ नाला पानी 1814 की, में नेपालियों ने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, बहुत परेशान किए सब, मतलब नेपाली योद्धे गोरखा योद्धा थे जो हमारी इंडियन आर्मी में भी काम करते हैं। उन्होंने बहुत बुरी तरह परेशान किया अंग्रेजों को, और मतलब भारी कैजुअलिटी दी उनको। तो एक युद्ध जो नाला पानी का था, इसमें तो नेपाली जीते भी। दूसरी बैटल महत्वपूर्ण है, वो खालंगा की बैटल 1815 की। इसमें जीते तो ब्रिटिश अंततः, लेकिन कैजुअलिटी बड़ी ज़बरदस्त थी, मतलब बहुत सारी जाने गई ब्रिटिशर्स की। तीसरी बैटल क्या थी, बैटल ऑफ मकवानपुर। ये महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण बैटल थी, बैटल ऑफ मकवानपुर, क्योंकि ये निर्णायक लड़ाई थी जिसके बाद नेपाल सुगौली संधि को बाध्य हो गया। नेपाल से जो संधि हुई उसका नाम क्या था, सुगौली की संधि। अब देखते हैं क्या क्या मिला इससे, सुगौली की संधि से। तो गढ़वाल और कुमाऊं, उत्तराखंड में आज के जो गढ़वाल कुमाऊं जिले हैं वो नेपाल के थे, उससे हमको मिले थे। फिर पश्चिमी तराई क्षेत्र प्राप्त हुआ। पश्चिम का जो क्षेत्र है, पश्चिम में नेपाल के पश्चिम में जो यूपी और उत्तराखंड के क्षेत्र लगते हैं, तराई के इलाके पश्चिम के साइड में, वो इलाके मिले। सिक्किम और दार्जिलिंग मिला, सिक्किम और दार्जिलिंग मिला। और हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसी जगहें मिली नेपाल से। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई। और क्या करना पड़ा नेपाल को, काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ा अपने खर्चे पे। वहाँ पे रेजिडेंसी बनी। और नेपाल को बदले में क्या मिला, बदले में नेपाल को ये मिला कि उसकी संप्रभुता, उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसको मान्यता दी गई कि हाँ तुम स्वतंत्र रहोगे, लेकिन ये चीज़ें हम लोग ले लेंगे। भारत नेपाल सीमा सुनिश्चित कर दी गई सुगौली की संधि से। और इसके प्रमुख जो प्लेयर थे, प्रमुख खिलाड़ी थे, प्रमुख जो लड़ाके थे इस युद्ध के, तो एक तरफ जो सेनापति थे गोरखा सेना के अमर सिंह थापा, और जो सेनापति थे इंग्लिश सेना के डेविड अक्टरलोनी थे, और भीमसेन थापा पीएम थे गोरखों के, और लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। तो क्योंकि सुगौली की संधि 1816 में हो गई, और जो सुगौली की संधि समाप्त होती है 1816 में, मतलब होती है 1816 में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है 1817 और 18 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के हौसले बढ़े हुए थे, नेपाल को हरा के उस संधि करने पे मजबूर कर दिए थे। तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होने से पहले अंग्रेजों ने भोसले से 1816 में नागपुर की संधि की, जबकि पूना को घेरकर पेशवा बाजीराव द्वितीय से 1817 में पूना की संधि कराई। जबकि पेशवा पहले से ही बेसिन की सहायक संधि कर चुका था, लेकिन दोबारा उसको बाध्य किया गया। दूसरी तरफ दौलत राय सिंधिया दल बल के साथ पहुंचा, कहाँ पे, मदद करने के लिए या अंग्रेजों से लड़ने के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने उनको भिजवाया एक रुक्का। देखो यार, मित्रता से रहना चाह रहे हो कि युद्ध के मैदान में रगड़ दे। तो दौलत राव सिंधिया था होशियार आदमी, बोला यार रगड़ने वगड़ने की बात छोड़ो, आओ मित्रता से गले मिल के रहते हैं, हम लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, हमारे क्षेत्र हमको दे दो, वहाँ पे स्वतंत्रता दे दो, और संधि करके रहते हैं ना इज्जत से। तो ग्वालियर की संधि हुई 1817 में। इसी से इस युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की। संधि के बाद जो सिंधिया था इस युद्ध से हट गया। और इसके बाद इस संधि में एक और उल्लेख था कि जो पिंडारी थे, पिंडारी को बोला जाता है मराठों के शिकारी कुत्ते। कारण क्या था कि ये पिंडारी थे, ये अनपेड सैनिक थे मराठों के। दरअसल इनको डायरेक्ट कोई वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि कहा जाता था कि ये दूसरे क्षेत्र में हम लोग जाएंगे, जो लूट मार से जो धन मिलेगा उसमें आपको हिस्सा मिलेगा, और जो भी लूट मार कर पाएंगे आप रख लीजिएगा। तो चित्तू, वासिल, ऐसे नाम वाले काफ़ी जो प्रसिद्ध पिंडारी हुए, पिंडारुओं की पूरी फौज हुआ करती थी। उनके दमन के लिए
एकदम कटिबद्ध था। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स उनके दमन के लिए एकदम कटिबद्ध था। तो बोला कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू ही इसीलिए हुआ कि पिंडारियों के विरुद्ध एक अभियान के रूप में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध को शुरू किया गया। और इसमें ग्वालियर की संधि के कारण दौलत राव सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों को मदद देने के लिए बाध्य थे, मदद दे भी रहे थे। और स्वयं लॉर्ड हेस्टिंग जो था, फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग जो था, वह इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, मतलब महत्व इसका समझता था। अब अलग अलग युद्ध हुए, कौन कौन से? अंग्रेजों और पेशवा के बीच खिड़की का, कोरेगांव का, अशीती का युद्ध हुआ। तो 3 महत्वपूर्ण, अशीती का, खिड़की का, कोरेगांव का युद्ध हुआ। तीनों में पेशवा को हराया अंग्रेजों ने। और अंततः तो पेशवा को सर जॉन मेलकम के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा। वहीं भोसले को सितवाल्डी पहाड़ियों में हराया गया। और जबकि होलकर, मल्हार राव होलकर तृतीय तृतीय उस समय होलकर राजा हुआ करते थे। होलकर पेशवा नहीं कह सकते, होलकर सरदार हुआ करते थे। मल्हार राव होलकर तृतीय, इनको मेहिदपुर के युद्ध में हराया गया। ठीक है। और होलकरों के साथ मंदसौर की संधि के साथ ये जो युद्ध है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, वो समाप्त होता है। एक तरफ पेशवा को हरा के आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया गया। दौलत राव सिंधिया से उधर वो अपना ग्वालियर की संधि के साथ ही इस युद्ध की शुरुआत होती है। और होलकर को हरा के मंदसौर की संधि कर दी गई, सहायक संधि की गई। अब इंदौर के दरबार या होलकर के इंदौर के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, उसकी रेजिडेंसी होगी वहाँ पे। लेकिन अंग्रेज इतने से खुश नहीं थे। पेशवा को हरा के उसको सिंहासन से हटा दिया और कानपुर के निकट बिठूर निष्कासित कर दिया उसको। लेकिन अब मराठे जैसे अफगान गौरवशाली हैं, इसलिए मराठे भी गौरवशाली होते थे कि उनको लग जाता तो फिर विद्रोह करते, लगातार छिटपुट युद्ध चलते रहते। तो अंग्रेजों ने अशांति से बचने के लिए, मराठा गौरव को संतुष्ट करने के लिए सतारा राज्य का गठन किया है। और उसे शिवाजी के प्रत्यक्ष वंशज, डायरेक्ट डिसिडेंट जो थे शिवाजी के, उनके ब्लड लाइन में आते थे, प्रताप सिंह, उनको दे दिया गया। तो इस प्रकार से हमने आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त कर लिया और आंग्ल मैसूर युद्ध भी खत्म हो गया। उसके पहले हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी देख चुके हैं। लेकिन इसके बाद से लॉर्ड हेस्टिंग्स भी चला गया। और 18 दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मराठा युद्ध 1818 में समाप्त होता है, 18 में। के बाद जो अगला युद्ध लड़ता है अंग्रेज अगला युद्ध लड़ते हैं, वो 1824 से 26 के दौरान बर्मा के साथ लड़ते हैं। तो ये इस युद्ध का नाम क्या है? फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार या प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। इसके कारण कौन थे भाई? बर्मा से लड़ने की क्या जरूरत है? तो हुआ ये कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका था वो और बर्मा लगते थे। तो बर्मा आके बोलने लगा कि नहीं, असम में ये इलाका हमारा है, हमला कर करके, और मणिपुर का इलाका हमारा है, आके मतलब भारत के क्षेत्र में इंक्रोच करने लगा बर्मा। उस टाइम पे जो ब्रिटिश भारत था उसके क्षेत्र में। और दूसरी तरफ जो एक और शंका थी ब्रिटिशर्स की कि 1824 और 26 का समय था, वो व्यापार के लिए या कच्चे माल के लिए उस क्षेत्र को मतलब अपने एक मतलब अच्छे क्षेत्र के रूप में देख रहे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी, वो बॉर्डर जो सीमाई विवाद थे उससे ज़्यादा प्रेरित हुए अंग्रेज बर्मा से लड़ने के लिए। जो लड़ाई हुई वो समाप्त हुई यंदाबू की संधि के साथ। यंदाबू की संधि के साथ तो यंदाबो क्या है? यंदाबो, इसको ऐसे लिखते हैं, यंदाबो की संधि के साथ समाप्त हुई 1826 में। और इसमें ब्रिटिश भारत को क्या मिला, जिसको मैप पे देखते हैं, ये रहा बर्मा का मैप। यह असम और मणिपुर के क्षेत्र थे जिस पे दावा करता था बर्मा, वो मिला हम लोगों को। और अराकान का ये इलाका, अराकान का ये मिला। और तेनासरीम का इलाका ये है, तेनासरीम की पहाड़ियाँ हैं, तेनासरीम का इलाका ये है, अराकान का इलाका ये है, और असम और मणिपुर का इलाका ये हमको प्राप्त हुआ, या ब्रिटिश भारत को उस समय प्राप्त हुआ प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के साथ। ठीक है। असम, मणिपुर, अराकान, तेनासरीम के क्षेत्रों को अंग्रेजों को मिले। आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त करने के साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण घटना घटती है कुछ समय बाद, तुरंत नहीं, वो है अंग्रेज और अफगानों के बीच में। अब अफगानिस्तान पे कब्जा करने का क्या नशा चढ़ा है भाई? अंग्रेज क्यों कब्जा करना चाह रहे हैं अफगान के साथ? क्यों लड़ना चाह रहे हैं? तो वो जो दौर था
उसमें जो रूस था उससे अंग्रेज़ों का मतलब अंग्रेज़ों की प्रतिद्वंदिता थी। तो रूस जो जो मध्य एशिया है, उस पे कब्ज़ा कर रहा था। मध्य एशिया मतलब जो भी आपको उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये जो वाले एरिया हैं, इन क्षेत्रों पे रूस दबाव डाल रहा था। इन क्षेत्रों पे धीरे-धीरे खुद को एक्सपेंड कर रहा था। तो वहाँ से अफ़गानिस्तान नज़दीक है और पाकिस्तान तक का एरिया जो पहले जो ब्रिटिश भारत था वो था ही। तो पाकिस्तान और जो मध्य एशिया उसके बीच जो क्षेत्र बचता था वो अफ़गानिस्तान ही बचता था। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि अफ़गानिस्तान एक बफर स्टेट या मतलब जो किसी का नहीं है और सबका है, एक बफर स्टेट के तौर पे बने रहें जिससे कि लड़ाई बॉर्डर्स को लेके ना हो रसिया और ब्रिटेन के बीच में। इस वजह से जब रूस का मध्य एशिया में दबाव बढ़ रहा था और अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाए रखने के लिए वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान में हमारी प्रेज़ेंस बढ़े। तो अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाने के लिए। तो हुआ ये कि 1839 में ये जो फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार है, ये 1839 से 1842 तक चली, 1839 से 1842 तक। और इसका परिणाम अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही घातक रहा और अंग्रेज़ों के लिए बहुत मतलब दुखदायी था इसका परिणाम। तो बहुत बुरी तरह हराया अफ़गानों ने। हुआ क्या कि 1839 में अंग्रेज़ों का गजनी पे आक्रमण किया। अंग्रेज़ों ने गजनी पे आक्रमण कर दिया, काबुल तक बढ़े और दोस्त मोहम्मद उस समय जो जन समर्थित राजा था काबुल पे बैठा हुआ, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद। उसको हटा के अंग्रेज़ों ने जो स्वयं को जो मतलब अपनी कठपुतली थी शाह शुजा, उसको जाके काबुल की गद्दी पे बैठा दिया। अब जैसे मराठा गौरवशाली वैसे अफ़गान गौरवशाली। तो वो सब आज अमेरिका को वहाँ टिकने नहीं दिए, तो क्या शाह शुजा को टिकने देंगे? नहीं टिकने देंगे। तो ज्यों ये बैठा के वापस हो रहे हैं, तब तक विद्रोह उठा और शाह शुजा को मार डाला गया। और ब्रिटिश जो वहाँ पे जो रेजिडेंट के तौर पे या जो कुमुक के या सहायक सेना के तौर पे जो सेना थी, उसमें सबको चुन-चुन के काट डाला गया अफ़गानियों द्वारा। और बाद में अंग्रेज़ी सेना उन सब के सामने समर्पण भी कर दी और उसके बाद वापसी हुई और उसमें बचा क्या शाह शुजा थे नहीं, तो फिर से दोस्त मोहम्मद गद्दी पर बैठ गया और हुआ जाया कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, गया सब कुछ। फर्स्ट एंग्लो वार यही था कि पहली बार मतलब इस युद्ध में हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि अफ़गानी थे कि जो अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। बहुत बुरी तरह छुड़ा दिए और वहाँ से बिना कुछ हासिल किए, सिर्फ़ खून दे के वापस आए वहाँ से, ठीक है। ये था फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार जो कि कब से कब तक चला 1839 से 1842 तक। ये वार 42 में ख़त्म ही होता है, लेकिन अंग्रेज़ों की जो क्या कहते हैं उसको जो शातिरपना था ना, वो सीमित नहीं हुआ। एक जगह मतलब लात खाए तो उससे वो नहीं कि चलो ठीक लात खाए तो क्या हुआ, झाड़ के उठ गए फिर। और तुरंत ही चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में उन्होंने सिंध को विजित कर लिया 1843 में। ये तो सीधा-सीधा कहा जाता है कि सिंध से कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कहते हैं कि मनबढ़ई में, कहते हैं ना कि अंग्रेज़ों ने मनबढ़ई में कि हम लेंगे, लेंगे तो लेंगे और एक जो उधर कराची का पोर्ट ये एरिया है वो हमको मिल जाएगा। इस वजह से सिंध को अधिग्रहित कर लिया। महत्वपूर्ण इसमें 2 युद्ध थे, मियानी और दाबो का युद्ध। और सिंध को कब्जे में लेने के बाद 1847 में इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन पहले एंग्लो अफ़गान वार के बाद ये तो हो गया कि एंग्लो अफ़गान वार अब कुछ समय के लिए टल गया। कुछ समय क्या लगभग 40 साल के लिए टल गया था। और सिंध विजय के बाद जो सबसे पहला शिकार दिखा अंग्रेज़ों को, वह दिखा पंजाब का राज्य। उसका बैकग्राउंड क्या था? अंग्रेज़ और सिक्कों के युद्ध के बारे में बैकग्राउंड ये था कि उस समय 1739 तक डेथ हो चुकी थी किसकी? रणजीत राय की। और रणजीत राय की मृत्यु के बाद से ऐसा देखा जाने लगा कि आपस में सरदार लड़ रहे हैं, तो राज्य उतना मजबूत रहा नहीं, न ही उतना उस तरीके से कंसोलिडेट रहा, एक-दूसरे से मतलब केंद्रीकृत भी नहीं रहा। तो अंग्रेज़ ताक में थे कि ऐसा मौका मिले कि किसी बहाने से कब्ज़ा कर लें। अक्सर ये बहाना बना के कब्ज़ा करते थे। तो जस्टिफ़िकेशन देते थे ज़रूर कि इस वजह से मैं आपके क्षेत्र पे कब्ज़ा कर रहा हूँ। सिंध के लिए उसने जस्टिफ़िकेशन भी नहीं दिया। यहाँ तो नीचता की सीधे-सीधे सिंध विजय के दौरान। खैर, तो जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने बहाना क्या बनाया कि ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्र में जो सतलज के दक्षिण में थे, ब्रिटिश प्रभाव वाले क्षेत्र में सतलज नदी के दक्षिण में जो क्षेत्र थे, उसमें सिख विस्तार का बहाना बनाया अंग्रेज़ों ने। आप हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, इस वजह से हम लड़ाई करेंगे। तो अब लड़ाई हुई, तो लड़ाई क्या हुई कि
बेसिकली कहा जाता है सेनापति लाल सिंह और तेजा सिंह ने विश्वासघात कर दिया। और कौन विश्वासघात किया था? मीर जाफर ने विश्वासघात किया था, सेनापति था बंगाल में, बंगाल के नवाब का युद्ध था। उसी तरीके से जो सिख सेनापति था लाल सिंह और तेजा सिंह, उनका विश्वासघात हो गया। लेकिन इसके महत्वपूर्ण युद्ध जो देखे जाएँ उसमें कौन से हैं? मुदिकी का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध, बद्दोवाल का युद्ध, पालीवाल का युद्ध। ये सारे जगहों के नाम हैं और इनके युद्ध हैं। इन सबको ब्रिटिशर्स ने जीता, ब्रिटिश जीते सारे युद्ध। अंततः 9 मार्च 1846 को लाहौर की सहायक संधि, लाहौर की सहायक संधि की गई 9 मार्च 1846 को। में क्या बताया गया? ये कहा गया कि सतलुज के दक्षिण में, जो कि अंग्रेज चाह भी रहे थे, सतलुज के दक्षिण में दक्षिण के क्षेत्रों को सिखों ने खोया। तब अब जो सिख साम्राज्य है सतलुज के उत्तर में ही रह गया था, उसके दक्षिण में कुछ नहीं। दूसरी चीज क्या थी? सर हेनरी लॉरेंस, इसको लाहौर का रेजिडेंट बनाया गया। सहायक संधि हो गई तो वहाँ रेजिडेंसी रहेगी, उसको तो रेजिडेंट बनाया गया सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर का। रानी जिंदा, रानी जिंदा, जिंदा, तो जिंदा जीवित वाला जिंदा नहीं है, इनका नाम है जिंदा, जो भी इसका उच्चारण हो सकता नाम कर पा रहा हूँ। रानी जिंदा ये दलीप सिंह की रिजेंट थी। रिजेंट मतलब संरक्षक। दलीप सिंह कौन था? यह राजा रणजीत सिंह का, महाराजा रणजीत सिंह का अल्पवयस्क पुत्र था। इसकी उम्र कम थी, 10-12 साल रही होगी, चाहे जो भी रही होगी। उसकी संरक्षिका बना के रानी जिंदा को रिजेंट, वही संरक्षिका बनाया गया। और लाल सिंह, जिसने धोखा दिया था, अंग्रेजों के पक्ष में था, लाल सिंह को वजीर बनाया गया रानी जिंदा का। ये सब अंग्रेज कर रहे हैं उस लाहौर की संधि में। फिर 16 मार्च को एक संधि, जैसे 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई और 16 मार्च 1846 में एक संधि करके गुलाब सिंह से, नाम सुने होंगे गुलाब सिंह, गुलाब सिंह के साथ एक संधि की जिसमें 75 लाख रुपए गुलाब सिंह से लेके कश्मीर, जो कि उस समय महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में हुआ करता था, उसको गुलाब सिंह को दे दिया। तो इन सब जो बात, ये सब जो बातें थी, जैसे कि रिजेंट रखना या कश्मीर को गुलाब सिंह को दे देना 75 लाख में, ठीक है, या सहायक संधि आरोपित करना, सतलुज के दक्षिण में जो सिखों का वर्चस्व था उसको समाप्त कर देना, इससे सिख नाराज थे। इन्होंने फिर विद्रोह कर दिया और रानी जिंदा भी विद्रोहियों में थी, उनको समर्थन दे रही थी, उनके सपोर्ट कर रही थी। सिखों का विद्रोह हो गया, लेकिन अंग्रेज प्रबल थे, फिर दबा दिए। और फिर भैरोवाला की संधि हुई दिसंबर 1846 में। भैरोवाला की मतलब मार्च के बाद से दिसंबर, तकरीबन 9 महीने फिर विद्रोह चला। उसके बाद फिर भैरोवाला की संधि हुई दिसंबर 1846 में, और उसमें रानी जिंदा को पहले किनारे किया गया। रानी जिंदा को रिजेंट पद से या संरक्षिका के पद से हटा दिया गया और उनको पेंशन देके बनारस भेज दिया गया, रानी जिंदा को। और 8 सरदारों की एक रिजेंट काउंसिल, रिजेंट परिषद बनाई गई, संरक्षकों की परिषद बनाई गई 8 सरदारों की। और ये सरदार, जो ये परिषद थी, उसका जो अध्यक्ष था या जो प्रेसिडेंट था, जो प्रिसाइड करता था, वो कौन था? वो हेनरी लॉरेंस ही था। जो रेजिडेंट था वही इस रिजेंट काउंसिल का अध्यक्ष था। इसका जो व्यवहारिक अर्थ है वो ये है, अब सारे डिसीजन जो होंगे वो हेनरी लॉरेंस लेगा। और इस तरीके से एक औपचारिक तरीके से भले ही लाहौर जो राज्य था सिखों का बचा रह गया, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो ये हो गई कि जो लाहौर है वो ब्रिटिश कब्जे में आ ही गया था। लेकिन तभी हम लोग एक दूसरी चीज़ देखते हैं कि ये अंग्रेजों की चाल थी, काफ़ी समय तक ये बरकरार नहीं रख पाई। और 1848-49 में एक बार फिर युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और सिखों के बीच में। हुआ ये कि मुल्तान का जो सूबेदार था मूलराज, वो कर देने से मना कर दिया अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को अपना आका मानने से मना कर दिया। उन्होंने नाफरमानी की, सीधे सीधे जो हेनरी लॉरेंस उसकी नाफरमानी की। इसके विद्रोह को दबाने के लिए शेर सिंह को भेजा गया, मूलराज के विद्रोह को दबाने के लिए शेर सिंह को भेजा गया। लेकिन शेर सिंह जब गया उसके पास तो उसके विद्रोह में शामिल हो गया, तो लगभग विद्रोह की एक हवा चल गई 1848 से 49 के दौरान। लेकिन चूंकि इनकी जो सेना थी सिखों की, वो कंसोलिडेट नहीं थी जैसे महाराजा रणजीत सिंह के समय में थी। कहा जाता है कि दूसरी सबसे मजबूत सेना थी, पहली अंग्रेजों की थी, दूसरी रणजीत सिंह की। लेकिन अब सब लोग अपने अपने हित देखने के लिए कई गुटों में बट गए थे, तो सेना भी कई गुटों में बट गई थी। और इस कारण से रामनगर की लड़ाई या चिलियांवाला की लड़ाई या गुजरात है वो पड़ता है सियालकोट पाकिस्तान में। भारत के सीमा से लगा सियालकोट से लगा हुआ गुजरात, जो गुजरात मतलब वो हमारा गुजरात नहीं, मतलब
वो सिटी है, गुजरात सिटी का नाम है, हमारे यहाँ गुजरात राज्य है। तो गुजरात की लड़ाई 1849 ये निर्णायक साबित हुई, गुजरात की लड़ाई, और ब्रिटिशर्स जीते। और उसके बाद फिर एक लाहौर की संधि हुई 1849 वाली। एक होती है लाहौर की सहायक संधि 1846 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से, और दूसरी होती है लाहौर की संधि 1849। इसमें डलहौजी ने पंजाब पे कब्जा कर लिया, पंजाब को एनेक्स कर लिया, उसमें कोई बट नहीं है। और दलीप सिंह जो थे, जो अल्पवयस्क पुत्र थे किसके, महाराजा रणजीत सिंह के, उनको इंग्लैंड निर्वासित कर दिया गया, उनको इंग्लैंड भेज दिया गया, क्या ये पढ़िए लिखिए ऐश करिए, राज्य भूल जाइए। तो इस प्रकार से आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है। 2 युद्ध हुए इसके, लेकिन अब अंग्रेज इससे रुकने वाले थोड़ी थे। बर्मा से ये पहला युद्ध लड़ चुके थे 1824 से 26 में, और उससे असम, मणिपुर, अराकान, तेनासरीम का जो इलाका है, ये तेनासरीम, असम, मणिपुर ये ले चुके थे, लेकिन संतोष नहीं था। तो क्या हुआ कि व्यापार एवं वाणिज्य को लेकर विवाद हो गया। हुआ ये कि जो भी व्यापारी थे अंग्रेज, वो पा रहे थे कि बर्मा के जो अधिकारी हैं वो बाकी, जैसे बाकी यूरोपीय देशों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं या जो व्यापारी हैं, उनको भी काफ़ी मान सम्मान दे रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं। तो एकाधिकार चाह रहे थे, जैसे भारत में एक अधिकार था अंग्रेजों का, उसी प्रकार के एक अधिकार चाह रहे थे बर्मा पे। और बर्मा के रिसोर्सेज का भी लालच था, बहुत सारे पेड़ पौधे जो भी मतलब वो सब पेड़ हैं मजबूत लकड़ी के, मजबूत लकड़ी वाली कड़ी लकड़ी, वो क्या कहते हैं उसको, जो भी सदाबहार वनों वाला इलाका है, लकड़ी कठोर है लड़की लकड़ी, तो बहुत सारे कामों के लिए उपयोग भी किया जा सकती है। तो ब्रिटिशों को लालच था इस बात का। अन्य यूरोपीय व्यापारियों को बर्मा में रियासत रियायत रियायत न दी जाए, ऐसा चाहते थे ब्रिटिशर्स। बेसिकली ये सारे बहाने ही थे, मतलब कब्जा करने के बहाने, सीधी बात ये है। तो उन्होंने 1852 में जो युद्ध हुआ ये वाला, तो 1852 में पेगू की लड़ाई लड़ी और पेगू पे कब्जा कर लिया। 1853 में पेगू की संधि होती है, जिससे पेगू हथियाया गया। अब पेगू क्या है, ये देखिए नक्शा, ये रहा म्यांमार का नक्शा, ठीक है। जो ये इलाका है ना, ये है पेगू। तो पहले से ही ये तेनासरीम और अराकान के इलाके उसके हो चुके थे। अब दूसरे आंग्ल बर्मा युद्ध में, जो कि कब लड़ा गया, 1852 से 1853, इसके दौरान इसने ये पेगू का इलाका जो है ये भी हथिया लिया। जैसे कि पोर्ट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी ये पेगू, और अंदर से संपर्क बनाए रखने के लिए अच्छी जगह थी एक बेस के तौर पे। तो पेगू को उसने कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त होता है। लेकिन अभी तो अफ़गानों की कहानी बची हुई है। अफ़गान पहले युद्ध में तो बुरी तरीके से मतलब लताड़ दिए थे अंग्रेज़ों को, लेकिन अभी देखते हैं क्या है उसका हाल है। 1855 में जो अफ़गान युद्ध था इससे पहले, वो 1842 में समाप्त हो चुका था। दोस्त मोहम्मद वहाँ का अमीर हो चुका था, अमीर, वहाँ के राजा को अमीर बोलते थे। वहाँ का अमीर कौन हो चुका था, दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद से 1855 में पेशावर की संधि हुई, अंग्रेजों ने की। किसने की, अंग्रेजों ने 1855 में। इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बोलते हैं। इसमें क्या था कि दोस्त मोहम्मद काबुल और ब्रिटिश इंडिया के बीच, काबुल के दोस्त मोहम्मद और ब्रिटिश इंडिया के बीच पेशावर की संधि हुई 1855 में। इसमें ये रिटरेट किया गया, फिर से जोर डाला गया, यह हस्तक्षेप की संधि है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इसका सेंस क्या है, थोड़ा समझते हैं। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस कि जो अंग्रेज हैं वो अफ़गानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, और जो अंग्रेज हैं जो अफ़गान हैं वो भी अंग्रेजी विरोधियों को संरक्षण नहीं देंगे या उसके जो हित हैं उसको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इस सेंस में दोस्त मोहम्मद ने इसका पालन भी किया। कैसे, 1855 में ये संधि हुई पेशावर की, और 1857 की क्रांति हुई भारत में, ठीक है। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। इसमें जब पंजाब साइड के जो विद्रोही थे वो मांग किए कि दोस्त मोहम्मद से, कह रहे यार तुम्ही को लतियाए थे, अंग्रेज आए थे तुम्ही को मारने के लिए, हम लोग को भी साथ दो, कुछ हथियार उथियार मुहैया कराओ या छुपाई लो। तो दोस्त मोहम्मद ने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और हमारी संधि है और मैं उसका उल्लंघन नहीं करूँगा। तो दोस्त मोहम्मद ने अपनी जवान की मतलब जवान रखी इस सेंस में। और अफ़गानिस्तान को उस दौर में बफर स्टेट बनाए रखने के लिए सर जॉन लॉरेंस, 1864 से 1869 के दौर में ये रहे सर जॉन लॉरेंस। इन्होंने, इनकी जो नीति थी वो पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, नीति थी कौन, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। इसको चतुराईपूर्ण
चतुराईपूर्ण निष्क्रियता बोलते हैं, ये गलत है, हस्तक्षेप नहीं होगा। चतुराईपूर्ण बोलते हैं चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति। क्या बोलते हैं? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति। ठीक है, इसका भी सेंस कुछ कुछ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस जैसा ही था, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, कि ऐसे मुद्दे पे छेड़ना नहीं है अफगानों को, अफगानों को थोड़ा बहुत रियायत दे के अपने पक्ष में किए रहना है कि हमारे विरोध में वो काम न करें। यही है पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। लेकिन बहुत दिन तक ये चला नहीं। दरअसल उसके पीछे का बैकग्राउंड जो सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ 1878 से 80 के, उसके बीच पीछे का बैकग्राउंड ये है कि मध्य एशिया में रूस का विस्तार हो रहा था और अफगान जो अमीर थे उसके द्वारा एक घटना ऐसी घटी कि अंदर, जैसे अफगानिस्तान के काबुल राजधानी के अंदर रूस का डिप्लोमेट बैठा हुआ है, और जब अंग्रेज डिप्लोमेट जाता है उसको भी पता चलता है, हर जगह लगे हुए हैं, खबरी लगे होते थे, तो एक अंग्रेज डिप्लोमेट भी जाता था कि गया वहाँ पे कि ऐसा काम ना करिए, चाहे जो भी बातचीत करने के लिए हो गया, तो अंग्रेज डिप्लोमेट को गेट से वापस कर दिया गया कि आपसे हम नहीं मिल सकते, और रशियन डिप्लोमेट को वहाँ बैठाए रखा गया। तो इससे अविश्वास की जो भावना थी अंग्रेजों के बीच में काफ़ी प्रबल हो गई कि अरे यार, ये तो लग रहा है गड़बड़ा देगा मामला, मतलब ये तो इनएक्टिविटी या मास्टरली इनएक्टिविटी यहाँ चल नहीं रही है, क्योंकि डायरेक्ट जो अफगान है वो रशियन पक्ष में दिख रहे थे। क्या हुआ, 1878 में ब्रिटिशर्स ने सीधा आक्रमण कर दिया किस पे? अफगानों पे। और अली मस्जिद का युद्ध, इसमें एक फेमस है अली मस्जिद का युद्ध 1878 का, और काबुल पे 1879 तक आके उसने कब्जा कर लिया काबुल पे। 1879 में काबुल पे कब्जा करने के साथ साथ एक संधि हुई जिसका नाम क्या है? गंडमक की संधि। तो सेकेंड आंग्ल अफगान वार है, उसमें जो संधि उसका क्या नाम है? गंडमक की संधि 1879, 1879। इसमें क्या बताया गया? इसमें कहा गया कि स्थायी ब्रिटिश एम्बेसी होगी काबुल में। जैसे एम्बेसडर को ही लौटाए थे, तो इस युद्ध के बाद बोला गया कि आप ऐसे नहीं कर सकते, अब एक परमानेंट एम्बेसी होगी काबुल में, और विदेशी जो संबंध है उस पर ब्रिटिशर्स का नियंत्रण होगा। कहीं ऐसे संबंध अफगानिस्तान तो नहीं बना रहा है जिससे कि ब्रिटिशर्स का नुकसान हो। ठीक है, लेकिन अभी ये भाई साहब गए, गंडमक की संधि करके लोग आए, और ज्यों पीछे मुड़ते हैं तब तक अफगान फिर विद्रोह कर दिए। और जो ब्रिटिश इनवाय वहाँ पे रखे थे ले आके कि आप ही सब बताएंगे, और इस एम्बेसी जो परमानेंट एम्बेसी इसमें आप रहेंगे, उन्हीं ब्रिटिश राजदूत को उनके जो भी स्कॉट्स हैं उनके साथ मार दिया गया, और मतलब विद्रोह का झंडा उठा दिए सब अफगानिस्तान वाले, मतलब अफगान जो थे। लेकिन अंग्रेज इस बार मजबूत थे, इन्होंने फिर काबुल कब्जा लिया। ठीक है, और अंततः मजबूर कर दिया अफगान को कि अफगानिस्तान की कुर्रम वैली और खैबर पास, ये दोनों स्ट्रेटजिक लोकेशन थी, खैबर पास और कुर्रम वैली, इन पर अंग्रेजों का कब्जा बना रहे, और अफगानी विदेश नीति पर पूर्ण नियंत्रण हो। मतलब अफगानी जो विदेश नीति है वो यही तय करेंगे, अंग्रेज ही तय करेंगे कि कौन कब कहाँ जाएगा, क्या मतलब किससे बातचीत होगी, किस देश से संबंध रखा जाएगा, किससे नहीं रखा जाएगा। तो जो दूसरा एंग्लो अफगान वार था उसमें लगभग लगभग, या कह सकते हैं कि मतलब विदेशी मामलों में अफगानों को गुलाम बना दिया गया, किसका? अंग्रेजों का। और अमीर जो थे, अफगान के अमीर जो थे, अब निर्भर शासक हो गए। सेकेंड एंग्लो अफगान वार में कौन कौन अमीर थे? पहले शेर अली था, लेकिन शेर अली मारा गया था 1779 में, वो मर गया था। उसके बाद याकूब खान हुआ, और अंततः अब्दुल रहमान रहा। तो ये तीन नाम संबंधित हैं सेकेंड एंग्लो अफगान वार से। इधर 80 में ख़त्म होता है एंग्लो अफगान वार, अंग्रेज फिर पहुंच जाते हैं बर्मा। कहते हैं बर्मा थोड़ा थोड़ा 2 बार में लिए हैं, अब तो पूरा ही ले लेंगे, तो पूरा ले लेंगे। कारण क्या बताए? बर्मा से फ्रांस के संबंध, व्यापार वाणिज्य में बर्मी व्यापार वाणिज्य में इनको रियायत न मिलना, और बर्मी हुकूमत की अस्थिरता। बेसिकली 2 कारण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जो बैकग्राउंड में थे, वो ये कि अंग्रेजों को एक बाजार मिलता और कच्चे मालों का स्रोत मिलता। उसके बाद जो एरिया था वो साउथ ईस्ट एशिया में एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है बर्मा की, वो भी साथ में मिल जाती। तो ये सारे लाभ एक साथ लेने के लिए वो सब फाइनल हमला करते हैं 1885 में बर्मा पे। तो ऊपरी बर्मा 1885 में एनेक्स कर लिया गया 1885 में, और 1885 में ही मांडले शहर पर कब्जा कर लिया गया, जो लगभग बीच में पड़ता है
यहाँ कहीं पड़ता है ये, यहाँ कहीं पड़ता है मांडले शहर, ठीक है। तो ये कब्जा कर लिया गया और जो वहाँ के राजा थे, म्यांमार के जो राजा थे थीबा, किंग थीबा, राजा थीबा को भारत निर्वासित कर दिया गया और इसके बाद से ही बर्मा ब्रिटिश कॉलोनी बन गई। 1885 से 1948 तक, भारत की आज़ादी के एक साल बाद बर्मा आज़ाद होता है। तो 1885 से 1848 तक, हालांकि वो भारत से ही 1937 में ही, तो 37 36 या 37 में, शायद 37 में ही उसको भारत से अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो बर्मा ब्रिटिश कॉलोनी बन गया 1885 से 1948 तक बना रहा। और इधर क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान का जो सेकंड एंग्लो अफ़गान वार था, उसमें जो अफ़गान हैं, वो मूलतः विदेशी मामलों में गुलाम बन चुके थे और अंग्रेज़ों पे निर्भर हो चुके थे। लेकिन इसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, जो कि ध्यान रखनी चाहिए अफ़गानिस्तान और एंग्लो अफ़गान रिलेशंस में और इंडो अफ़गान रिलेशन में भी। जैसे भले उस समय संबंध अंग्रेज़ बना रहे थे, लेकिन संबंध तो हमारे ही जो आज हम लोग झेल रहे हैं, तो उसी का तो झेल रहे हैं। जैसे चीन के साथ जो भी मैकमोहन लाइन मतलब रची गई, या डुरंड रेखा है जो अफ़गानिस्तान के साथ, या जितने भी बॉर्डर्स नेपाल के साथ जो आज बोलता है कि काला पानी विवाद है, वो सारी रेखाएँ भले अंग्रेज़ों ने खींची, लेकिन अंततः वो प्रभावित हमें ही करती हैं। तो जो हमारे एंग्लो अफ़गान रिलेशन बोले, या कहा जाए कि इंडो अफ़गान जो संबंध है, उसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है 1893 का, जब डुरंड रेखा खींची गई थी। सर हेनरी मार्टिमर डुरंड, इनके नाम पे इनका नाम पड़ा, डुरंड रेखा खींची गई और अंग्रेज और रूसी दोनों मिलकर ये रेखा खींचे थे। ब्रिटिश भारत को अफ़गानिस्तान से अलग करने के लिए ये डुरंड रेखा खींची गई थी। मैप देखिए, इस मैप में क्लियर है। अब अंग्रेज़ों के साथ ये गंदी बात कह सकते हैं कि उन्होंने जब-जब रेखा खींची, तब तक वहाँ पे विरोध, विद्रोह, असंतोष के लिए जगह छोड़ दी। जैसे ये जो इलाका आपका दिख रहा है ना, ये जो कलर्ड है हल्का-सा, ये इलाका, ये पख्तूनों का इलाका है। तो उसने रेखा खींचते हुए जब रेखा खींचा डुरंड जी ने, तो डुरंड रेखा खींचते हुए इसको आधा-आधा बाँट दिया। तो एक एक ही जो बिरादरी इन द सेंस कि एक ही जाति, जनजाति, या एक ही जो संस्कृति वाले लोग हैं, वो अलग-अलग बँट गए। तो आज भी इन इलाकों को लेके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में झगड़ा चलता है, डुरंड रेखाओं को लेके। तो सिर्फ हमारा चीन का नहीं चल रहा है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में भी चल रहा है, जैसे हमारा नेपाल का चल रहा है। कहा जाता है अंग्रेज़ चले गए, वो जो कांड किए थे उसको हम लोग आज झेल रहे हैं। तो डुरंड रेखा कहानी ये है। एक और एक महत्वपूर्ण बात है मतलब अफ़गानिस्तान के साथ, वो 1897 का बैटल ऑफ सारागढ़ी, इस पे मूवी बन चुकी है, अक्षय कुमार इसमें अभिनेता है, तेरी मिट्टी करके इसका गाना है। और ये पड़ती है, जो सारागढ़ी जगह है, वो पड़ती है यहीं पे, खैबर पख्तूनख्वा जो उसका इलाका है, इसमें पड़ती है, ठीक है। ये पाकिस्तान में ही पड़ती है। हुआ कि 21 सिख सैनिक, जो कि 36 सिख इन्फेंट्री के थे, वो लगभग 10,000 पख्तून माने जाते हैं, लगभग 10,000 पख्तून आक्रमणकारी थे, उनके खिलाफ वो स्टैंड किए बड़े, मतलब काफ़ी लंबे समय तक। और इसको वर्ल्ड लेवल पे फाइनेस्ट लास्ट स्टैंड माना जाता है, कि मतलब जान तो दे देंगे लेकिन नाम याद दिला देंगे। फाइनेस्ट लास्ट स्टैंड माना जाता है। सिर्फ 21 सिख सैनिक थे और दसियों हज़ार पख्तून आक्रमणकारी या उस समय हुआ थे वहाँ पे। एक कम्युनिकेशन पोस्ट थी, इसमें छोटे कम्युनिकेशन पोस्ट का मतलब होता है 2 बड़ी-बड़ी किलो या 2 बड़ी-बड़ी जो जगहें हैं जहाँ पे बड़े-बड़े सैन्य व्यवस्थाएँ हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करना के लिए कम्युनिकेशन पोस्ट थी। लेकिन पख्तून इसकी तरफ मुड़ गए थे और ये फाइनेस्ट लास्ट स्टैंड माना जाता है वर्ल्ड लेवल पे, बैटल ऑफ सारागढ़ी। अब इसी में छोटी-सी बात ये है, ये थर्ड एंग्लो अफ़गान वार को लेके, सामान्य तौर पे हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे एंग्लो अफ़गान वार तक ही रह जाते हैं। लेकिन तीसरे एंग्लो अफ़गान वार का मतलब इतना ही है कि अफ़गानिस्तान अभी तक वैदेशिक संबंधों में प्रत्यक्ष रूप से गुलाम था किसका? अंग्रेज़ों का। लेकिन इस बैटल के बाद, मतलब इस प्रयास के बाद जो है वो अफ़गानिस्तान पूर्ण रूप से संप्रभु हो जाता है। तो हुआ ये कि अप्रैल 1919 में जो राजा अमानुल्लाह या अमीर थे, राजा अमानुल्लाह खां अफ़गानिस्तान के, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो अंग्रेज़ों को मिर्ची लगी। जस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ। तो मई 1919 में क्या किया अंग्रेज़ों ने, कि जो काबुल शहर है, उस पे बमबारी की ज़बरदस्त। लेकिन
डरे नहीं अफ़गान, बमबारी तो लोग करते रहते हैं। तो क्या हुआ कि फिर झड़पें शुरू हुई, जो बॉर्डर डुरंड रेखा थी, उसके अगल-बगल झड़पें शुरू हुई, कई सारे युद्ध हुए और जो कि अनिर्णायक रहे। तो अंततः अंग्रेज़ भी परेशान हो गए कि झूठ-मूठ का ऐसा इलाका लेके क्या फ़ायदा, जहाँ से मिलना कुछ नहीं है, खाली परेशानी लेके बैठे रहे। तो अगस्त 1919 में रावलपिंडी की संधि होती है और इससे अफ़गानिस्तान एक संप्रभु राज्य बन जाता है। इससे ब्रिटिशर्स को क्या-क्या मिलता है कि ब्रिटिश भारत, जिसमें उस समय पाकिस्तान भी शामिल था, ब्रिटिश भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा थी, इसकी सीमा की पुष्टि की जाती है इस संधि में, रावलपिंडी की संधि में, जो 1919 में हुई कि हाँ, डुरंड रेखा वैलिड है और इसकी पुष्टि करते हैं हम। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चाहे एंग्लो अफ़गान वार हो, एंग्लो बर्मा वार हो या नेपाल वार हो या मराठा वार हो, इन सारों को हमने इतना डिटेल में देख लिया है कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएँगे, तो आप बना लेंगे। यहाँ तक कि मतलब प्रीलिम्स की बात नहीं है, तो मेंस की भी अगर पढ़ के जाएँगे, तो मेंस में भी आपको उत्तर देने में आसानी होगी। तो निश्चित तौर पे ये आपके काम आएगा। तो इसी तरीके से वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। तो अगले पार्ट में अभी तक 3 वीडियो जो आई हैं, जैसे पहला धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, दूसरा हुआ आपका प्रमुख प्रमुख विद्रोह एवं बगावतें और तीसरा जो सारी युद्ध एवं संधियाँ एक साथ हम लोग डिस्कस कर लें। के बाद के क्लासेस में हम सीधा आएँगे अब पीवाईक्यूज़ पे, जो आधुनिक भारत के हैं और तेज़ी से इसको निपटाएँगे, क्योंकि बैकग्राउंड बनाने का ये टाइम हो गया। लगभग-लगभग 1-1 घंटे 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो रही हैं तीनों। अब इसके बाद समय उसमें बिना दिए तेज़ी से हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो आप लोग देखेंगे, तभी आप ज़्यादा सहज रह पाएँगे, जो उस समय की क्लासेस हैं या जो पीवाईक्यूज़ की क्लासेस होंगी। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए। तो अब धीरे वाली बात ये है कि मैंने जब इंट्रो वीडियो में बोल दिया था कि मैं चाहता हूँ कि जो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो है, जितना आप समय इन्वेस्ट करें उसकी तुलना में जो आपको लाभ मिले वो ज़्यादा मिले। तो सारा प्लान ही जो आपको सामने में पढ़ाता हूँ 1 घंटे में, उसके लिए मैं 8 घंटे मेहनत करता हूँ। तो मैं ये धीरे नहीं कर पाऊँगा, बस ये कर सकते हैं कि आप उसमें सेटिंग में जाके उसकी सेटिंग में जाके जो स्पीड है वो 0.75 पे कर लेंगे, तो आपको मतलब धीरे आप सुन पाएँगे, उसमें इश्यू नहीं है। इसको तेज़ सुनना हो, डेढ़ पे भी सुन सकता है। प्रयास यही रहेगा कि जितना आप समय दें यहाँ पे, उसका आपको लाभ भी मिले। तो इसी के साथ नमस्कार।